हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं गाइस? होप है बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उधर वो लड़का अपने मुड़े तुड़े नोट्स को हाथ में थामे वह नौजवान भागता हुआ सम्मेलन स्थल की ओर बढ़ा। भीतर पहुंचते ही उसकी उम्मीदें डगमगाने लगीं। ज्यादातर निवेशक जा चुके थे। हताशा में डूबा वह युवक बचे हुए कुछ लोगों से गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज सर, बस 5 मिनट दीजिए मेरा प्रोजेक्ट देखने के लिए। ये अनोखा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप जरूर इससे प्रभावित होंगे। एक इन्वेस्टर्स ने मुश्किल से उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं आज 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले ही कर चुका हूं। अब कुछ और देखने की कोई इच्छा नहीं। फिर भी वह दूसरे की ओर बढ़ा। प्लीज, बस 5 मिनट। ये मेरी प्रस्तावना है, मैं। लेकिन वह पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि इन्वेस्टर के असिस्टेंट ने बीच में आकर उसे किनारे कर दिया। वो आदमी बार बार वह झुकता, गिड़गिड़ाता, विनती करता रहा, लेकिन हर बार उसे या तो नजरअंदाज कर दिया गया या ठुकरा दिया गया। कोई उसकी बात सुनने के लिए नहीं रुका, क्योंकि कोई नहीं सुनना चाहता था। उस युवक का नाम था विनय मेहरा। उसका दिल अब तक की सबसे गहरी निराशा में डूब गया था, जैसे उसकी सांसें भी भारी पड़ रही हों। उसकी छोटी सी कंपनी, महज 6 लोगों की टीम, ने इस एक मौके के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। और उसने इस निर्णायक क्षण को गंवा दिया था। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर के असिस्टेंट सिद्धार्थ जौहरी ने तंज कसते हुए कहा, ओह, तुम पहले ऐसे सपनों वाले नहीं हो जिन्हें यहां देखा है। अगली बार किस्मत अच्छी हो तो बुलावा मिल सकता है। विनय की आंखों की चमक बुझ गई। अब वहां सिर्फ असहनीय हताशा थी। अब कोई अगली बार नहीं होगी, उसने मन ही मन सोचा। उसका मन जैसे अंधेरे में डूबने लगा। उसने आंखें बंद की और मन में एक निश्चय बन गया, शायद अब सब खत्म कर देना चाहिए। शायद अगर वो किसी ऊंची छत से छलांग लगा दे तो उस शर्म से बच जाए जो साथियों की आंखों में झलकती है और परिवार के सामने जो निराशा बनकर खड़ा होता है। पर तभी, जैसे किसी शांत झील पर एक साफ आवाज की लहर दौड़ जाए, मैं सुन सकती हूँ। वह चौंक कर मुड़ा। सामने एक युवती खड़ी थी। चेहरा शांत, स्वर कोमल, उसकी आंखों में न तो उपहास था, न दया। बस एक भरोसा जो हवा में तैरती किसी सुकून की तरह महसूस हो रहा था। वह कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। फिर युवती, यानी आरुषि गुप्ता, बिना कोई औपचारिकता किए सीधे हॉल के केंद्र में जाकर बैठ गई और इशारे से उसे बुलाया। विनय थोड़ा झिझका, लेकिन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। आरुषि उन साधारण लोगों में से लग रही थी जिनकी उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं देता। साधारण सफेद स्वेटर, नीली जीन्स, कुर्सी पर टंगा हुआ जैकेट और पीठ पर एक सामान्य बैग जिसमें कोई ब्रांडिंग नहीं। पीछे खड़ा सिद्धार्थ फिर से मुस्कुराया, उस लड़की को स्पीच देने का क्या फायदा? उसे देख ऐसा लगता है जैसे खुद फैसला नहीं कर सकती। इसीलिए तू अपना समय बर्बाद मत कर। लेकिन विनय ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने मंच पर पहुंचते ही अपना यूएसबी प्लग किया और स्क्रीन पर स्लाइड प्रोजेक्ट करना शुरू किया। अब वह वही विनय नहीं था जो बगीचे में कांप रहा था। उसके चेहरे पर जोश था, आवाज में ऊर्जा और यकीन। उसका प्रोजेक्ट एक मोबाइल गेम पर आधारित था। ग्राफिक्स आकर्षक थे, गेम प्ले अनूठा था। हर शब्द, हर इशारा उसके जुनून की साक्षी बन चुकी थी। वह अपने सपने को जी रहा था, और वो भी पूरे दमखम से। आरुषि ध्यानपूर्वक सुनती रही, उसकी निगाहें स्क्रीन से हटती ही नहीं थीं। जब उसका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो कुछ क्षणों के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर आरुषि ने तालियां बजाईं। वही विनय ने थकी सांस ली। पहली बार उस दिन उसने शांति महसूस की। धन्यवाद, वह शर्माते हुए बोला। उसने अपने कागज समेटे और जाने को मुड़ा, ये सोचकर कि कम से कम किसी ने उसके विचारों को गंभीरता से सुना। लेकिन तभी आरुषि की आवाज फिर आई, अरे, क्या हम फंडिंग पर बात नहीं करेंगे? उसका स्वर हल्का था, लेकिन उसमें गंभीरता की स्पष्टता थी। तुम्हारे प्रेजेंटेशन के अनुसार तुम्हें 1 करोड़ की जरूरत है ना? मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगी। तो बताओ कैसी रहेगी ये डील? विनय वहीं ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह घूमा और अविश्वास में आरुषि को देखता रह गया। पीछे खड़ा सिद्धार्थ जोर से हंसा, क्या तुमने 2 करोड़ गेम की वर्चुअल करेंसी की बात की है? लेकिन विनय अब उसे नजरअंदाज कर चुका था। उत्साह और संदेह से कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? आरुषि के होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान उभरी। मैं आरुषि गुप्ता हूं। शायद तुमने मेरे पापा का नाम सुना होगा, वो मनाली के सबसे अमीर आदमी हैं, मनोहर गुप्ता। विनय के मुंह से जैसे शब्द ही गायब हो गए। उधर सिद्धार्थ की हंसी वहीं थम गई। वह अवाक खड़ा रह गया। आरुषि वहीं कुर्सी पर आराम से बैठी रही, उसका शरीर और भाव उसी सादगी में लिपटा था। कभी कभी किसी बड़े नाम का साथ होना वाकई फायदेमंद होता है।
जैसे ही आरुषि ने खुद को परिचित कराया, विनय घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा श्रद्धा और चमत्कार से भरा था। सिद्धार्थ, जो अब तक व्यंग्य कस रहा था, स्तब्ध रह गया। मनाली के सबसे अमीर आदमी की बेटी, उसके लिए 2 करोड़ रुपए शायद जेब खर्च जितने ही हों। आगे की प्रक्रिया बहुत आसान रही। आरुषि और विनय ने वहीं पर इन्वेस्टमेंट का समझौता कर लिया। जहां विनय ने सिर्फ 1 करोड़ की उम्मीद की थी, आरुषि ने आत्मविश्वास के साथ 2 करोड़ का हस्ताक्षर किया। मिस गुप्ता, विनय थोड़ा हिचकिचाया, ये 2 करोड़ रुपए हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं? अगर हमारी कंपनी हेक्सागोन असफल हो गई तो आप अपना सब कुछ गंवा सकती हैं। आरुषि ने एक भौं उठाए और शांत स्वर में कहा, क्या तुम खुद अपने सपने को लेकर इतने अनिश्चित हो? क्योंकि मैं तो तुम में पूरी आस्था रखती हूँ। समझौते के अनुसार अगर कंपनी सफल होती तो आरुषि को 60% हिस्सेदारी मिलती, और यदि असफल होती तो वह उसे एक अनुभव मानकर आगे बढ़ती। आरुषि ने अपने हिस्से की कॉन्ट्रैक्ट फोल्ड की, विनय की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, पैसा 3 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा। तुम्हारा काम अब शुरू होता है, और हाँ, 6 लोग अब पर्याप्त नहीं हैं। टीम बढ़ाओ, एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस लो और सुनिश्चित करो कि तुम्हारे नए हेडक्वार्टर को देखकर कोई भी कहे ये एक उभरती कंपनी है, क्योंकि पहली छाप मायने रखती है। वह उसे अलविदा में एक मुस्कान देती हुई निकल पड़ी। विनय की आंखों में उम्मीद का उजाला छोड़कर वो चली गई। विनय सिर हिलाता रहा, जैसे उसे जीवन में नया मौका मिला हो। उधर सम्मेलन भवन के पीछे स्थित एक सुनसान बगीचे में आशीष बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट हताशा थी। वह 2 बार बगीचे के चक्कर लगा चुका था, फिर अपने सहायक पर घूरता हुआ बोला, मैंने कहा था सिद्धार्थ को कि उस लड़के को अंदर न जाने दे, पर अब वो कहाँ है? उसका असिस्टेंट जयंत पसीना पोंछते हुए बोला, शायद वो जा चुका है सर। आशीष की आंखें और सिकुड़ गईं। उसे ढूंढो। असल में वह हेक्सागोन नाम की उस छोटी सी स्टार्टअप कंपनी पर नजर रखे हुए था, जिसने हाल ही में एक दिलचस्प मोबाइल गेम बनाया था। उसकी योजना सीधी थी, उन्हें सम्मेलन में पिच न करने दो, फिर बाद में कम कीमत पर डील करो और पूरी कंपनी पर कब्जा कर लो। लेकिन अब ये योजना धराशायी हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद जयंत हाँफते हुए लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सर, हेक्सागोन प्रोजेक्ट, उसे किसी ने ले लिया है। आशीष की भौहें तन गईं। कौन सा इन्वेस्टर? जयंत ने धीरे से कहा, कोई इन्वेस्टर नहीं है, आरुषि गुप्ता ने लिया है। आरुषि, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसे इस क्षेत्र की समझ भी है। आशीष चकित रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संयत करते हुए सिर झटक दिया। रहने दो, एक छोटी कंपनी की बेमतलब ऐप है। लालवानी परिवार को इस तरह के छोटे दर्जे के डेवलपर्स की जरूरत नहीं। वह घूमकर बाहर निकल गया। जयंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बाहर सार्थक भीड़ में आरुषि को खोज रहा था। जैसे ही वह दिखाई दी, उसने चैन की सांस ली। तुम कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हें पूरे परिसर में ढूंढ रहा था। आरुषि ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा मेरी जैकेट छूट गई है, तो बस लेने चली गई थी। तुम कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो। सार्थक थोड़ा रुका, जैसे मन में कुछ तौल रहा हो। अंततः उसने निर्णय लिया कि उसे आरुषि को बताना चाहिए। अभी अभी एक कॉल आया था। उसका स्वर गंभीर हो गया। राजेंद्र प्रसाद की लाश मिल गई है। मीना ने पुलिस को रिपोर्ट की है। वे अब नदी से उसका शव निकाल रहे हैं। उधर सम्मेलन हॉल की रोशनी अब मंद पड़ चुकी थी। मंच पर वक्ताओं की आवाजें खामोश हो चुकी थीं और बड़ी संख्या में मेहमान धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। हवा में कॉफी और परफ्यूम की मिली जुली महक थी और हल्की हल्की बातचीत की खुसर फुसर वातावरण को भर रही थी। इसी भीड़ का हिस्सा बनकर आरुषि गुप्ता भी बाहर निकली। उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। वह अभी अभी एक अनजाने युवा उद्यमी को 2 करोड़ का निवेश देकर बाहर निकली थी, लेकिन उसकी चाल में वही संयम था, वही आत्मविश्वास जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। पर इस बार उसकी चाल का पीछा कोई और कर रहा था। भीड़ में एक लंबी कद की लड़की काले स्वेटर और ढीली जीन्स में धीरे धीरे अपने बैग के अंदर कुछ खोज रही थी। उसकी आंखें तेज थीं, होठों पर चुप्पी और चाल में एक अजीब सी घबराहट थी। भीड़ में वह एकदम सामान्य लग रही थी, पर असलियत में उसकी उंगलियां अब एक पिस्तौल के ट्रिगर के पास जा चुकी थीं। वो लड़की और कोई नहीं, आशी थी। और आज आशी तय कर चुकी थी कि आरुषि की कहानी यहीं खत्म होगी, ताकि उस तरह वो आरुषि की जगह राघव की जिंदगी में ले सके। उसने रिवॉल्वर को धीरे से बैग में ही लोड किया। शोर शराबे के बीच उस क्लिक की आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसके कदम अब आरुषि की दिशा में बढ़ने लगे। आरुषि अब मुख्य गेट से बस कुछ ही कदम दूर थी।
हवा में हल्की सर्दी थी और सूरज की रोशनी शाम के सुनहरे रंग में ढल रही थी। शायद उसकी जिंदगी का आखिरी सूर्यास्त। लेकिन तभी आशी की नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। भीड़ के बीच खड़े 5 आदमी, अलग अलग कोनों में बंटे हुए, लेकिन एक समान बात उनमें थी। सभी के कानों में ईयरपीस थे, सभी की निगाहें बारीकी से चारों ओर घूम रही थीं। वे जैसे किसी को ढूंढ रहे थे, या शायद किसी की रक्षा कर रहे थे। आशी की धड़कनें तेज हो गईं। इन 5 की मौजूदगी सामान्य नहीं थी। ये कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं लग रहे थे। उनकी नजरें ट्रेनिंग शुदा थीं, उनकी मुद्राएं सतर्क। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, उनकी निगाहें बार बार आरुषि पर जाकर टिक रही थीं। सुरक्षा। आशी के मन में बिजली सी कौंध गई। क्या आरुषि को पहले से किसी हमले का अंदेशा था? क्या इन लोगों को किसी ने पहले से तैनात किया है? उसका हाथ अब हिचकने लगा। पिस्तौल अब भी उसके बैग में थी, लेकिन ट्रिगर दबाने की हिम्मत खो चुकी थी। पल भर के लिए वह वहीं रुक गई, उसकी आंखें इन 5 की गतिविधियों को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी की नजर सीधी उससे जा टकराई। उसकी सांसें थम गईं। उस आदमी ने कान में कुछ कहा और बाकी 4 तुरंत सतर्क हो गए। 2 लोग भीड़ के भीतर उसकी दिशा में चल पड़े। नहीं, अभी नहीं, आशी ने सोचा। वो मौके को भांप चुकी थी। ये वो पल नहीं था। अगर वो यहाँ कुछ भी करती तो उसी वक्त भीड़ में घसीटी जाती। उसने तुरंत सिर झुकाया और ऐसे चलने लगी जैसे वो कोई आम अतिथि हो। उसका चेहरा आधा स्कार्फ से ढका हुआ था। उसने मोबाइल निकालकर बात करने का बहाना किया और तेजी से विपरीत दिशा में चल पड़ी। उसके कदम अब तेज हो चुके थे। अब वह पार्किंग की ओर बढ़ रही थी। पीछे मुड़कर उसने एक बार देखा, दोनों गार्ड उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन बहुत दूर से। उन्होंने अभी तक सीधा पीछा शुरू नहीं किया था, पर आशी जानती थी कि उन्हें शक हो चुका था। वह अपनी कार तक पहुंची और तुरंत ड्राइविंग सीट में बैठ गई। जैसे ही उसने इंजन चालू किया, उसके हाथ कांप रहे थे। गाड़ी को बैक करते हुए उसने एक अंतिम बार हॉल की ओर देखा। आरुषि अब भी वहीं खड़ी थी, अपने मोबाइल पर किसी से बात करती हुई, पूरी तरह अनजान कि उसकी मौत बस एक ट्रिगर से दूर थी। कमबख्त किस्मत, आशी ने गुस्से से होंठ भींचे। उसने एक्सेलरेटर दबाया और कार को भीड़ से बाहर निकालते हुए तेजी से शहर के व्यस्त रास्तों की ओर मोड़ दिया। उधर दूसरी ओर आरुषि को जैसे अचानक कुछ महसूस हुआ। एक हल्की सिहरन उसकी गर्दन के पीछे उठी। उसने पलटकर चारों ओर देखा, कुछ खास नहीं था, पर फिर भी कोई अजनबी नजरों से देख रहा था, ऐसा एहसास रह रहकर हो रहा था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुछ मिनट पहले उसकी मौत का फैसला लगभग हो चुका था। उधर आशी वहां से निकलते ही सीधा किसी को फोन लगाकर कहती है, मुझे राजस्थान जाना है। उसकी बात पर उधर वाला इंसान जैसे शौक हो जाता है, जिस पर आशी कहती है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ वही इंसान है जो कि राघव कपूर से दुश्मनी कर सकता है, और वही इंसान मुझे राघव कपूर के गुस्से और बर्बाद होने से बचा सकता है। उधर आरुषि भी किसी को फोन करके कहती है, क्या आपको अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी है? अगर हाँ तो मेरा एक काम कीजिए। आखिर किसकी बात कर रही है आशी? क्या सोच रही है आरुषि? 2 बर्थडे का दिन। फोन करने के बाद आरुषि सार्थक से कहती है, अगर ऐसा है तो चलो घटनास्थल पर चलते हैं। आरुषि गुप्ता ने सावधानी से चिंता का दिखावा करते हुए कहा। उधर नदी तट पर बचाव दल पूरे जोर शोर से काम कर रहा था। एक विशाल क्रेन पानी के ऊपर झुकी खड़ी थी, उसका इंजन लगातार गूंज रहा था और उस क्षेत्र को घेरकर लगी पुलिस टेप के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। कोई वास्तव में चिंतित था तो कोई सिर्फ तमाशा देखने आया था। जैसे ही आरुषि कार से उतरी, क्रेन टीम की आवाजें तेज हुई, गाड़ी की स्थिति पता चल गई है, लोकेशन कंफर्म हो चुकी है। डाइवर्स, कार को पानी के नीचे सुरक्षित करो। क्रेन टीम तैयार रहो। 3, 2, 1 क्रेन उठाओ। क्रेन की लंबी गर्दन में जोर पड़ा और नदी की तलहटी से एक डूबी हुई रोल्स रॉयस धीरे धीरे ऊपर आई। उसके हर हिस्से से पानी रिस रहा था। नंबर प्लेट साफ दिखा रही थी। ये वही कार थी जो गुप्ता परिवार की गुमशुदा सूची में थी। सार्थक, जो आरुषि के साथ खड़ा था, तुरंत उसके सामने आ खड़ा हुआ, जैसे इस दृश्य से उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। बस बहुत हुआ आरुषि, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। ये सब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर मेरा दिल कमजोर होता तो मैं यहाँ आती ही क्यों? आरुषि ने शांत स्वर में कहा और धीरे से उसके हाथ को किनारे कर दिया। उसकी नजरें अब भी उसी दृश्य पर टिकी थीं। जैसे ही पानी में भीगी कार को जमीन पर लाया गया, ड्राइवर की सीट पर बैठी एक छायामूर्ति स्पष्ट होती चली गई। मीना, जो पास ही खड़ी थी, जैसे ही उस शरीर को देख पाए पूरी तरह टूट गई। राजेंद्र, राजेंद्र,
वो चीखती हुई गाड़ी की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैडम, कृपया शांत रहें। फोरेंसिक टीम आने वाली है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, किसी को भी नजदीक जाने की अनुमति नहीं है, एक अधिकारी ने सख्त लेकिन संयत स्वर में कहा। मीना की चीखें अब पागलपन की हद तक बढ़ चुकी थीं। राजेंद्र प्रसाद का निर्जीव शरीर देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो अपने सीने को थामती हुई पीछे की ओर लुढ़क गई। एम्बुलेंस आई क्या? जल्दी स्ट्रेचर लाओ। कई अधिकारी मिलकर उसे स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस की ओर भागे। आरुषि ने वह दृश्य देखा और फिर एक ठंडी सांस लेकर मुड़ी। चलो सार्थक, घर चलते हैं। सार्थक ने सिर हिलाया। हाँ, सही रहेगा। जब दोनों गुप्ता निवास लौटे तब दोपहर का 1 बज चुका था। नौकरानियों ने देखा कि दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो झटपट खाना गर्म करके मेज पर लगा दिया। लेकिन जैसे ही सार्थक ने बैठकर खाने की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसकी आंखों में राजेंद्र का निर्जीव चेहरा कौंध गया और वह तेजी से उठकर वॉशरूम की ओर दौड़ा। उसके इस हरकत को नौकरानियां घबरा गईं। आरुषि ने धीरे से सिर हिलाया। नूडल सूप एकदम सिंपल बनाओ, और हाँ, हल्का रखो। जी मिस आरुषि। नौकरानी ने तुरंत टेबल हटाए और किचन की ओर भागी। कुछ देर बाद सार्थक लौटकर आया। उसके चेहरे पर अब भी थकावट थी। आरुषि ने उसे एक छोटी शीशी थमाई। इसे सूंघो। सार्थक ने उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा और पुदीने की खुशबू ने धीरे धीरे उसकी बेचैनी को कम कर दिया। उसके चेहरे पर अब रंग लौट रहा था। थोड़ा संकोच से भरी मुस्कान उसके होठों पर आए। क्या तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं आरुषि? इस तरह बीमार हो जाना? आरुषि ने सिर हिलाया। ये कमजोरी नहीं होती। कुछ लोगों की शारीरिक प्रतिक्रिया ऐसी होती है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। जिसके बाद वो अंदर ही अंदर उसने सोचा, सच कहूं तो अच्छा ही है। अगर हर कोई कावेरी की तरह ठंडा और निर्मम हो जाए तो ये दुनिया और डरावनी लगने लगेगी। शाम तक मनोहर और मनीषा भी घर लौट चुके थे जब उन्हें दुर्घटना की खबर मिली। उधर जब से गुप्ता परिवार ने राजेंद्र प्रसाद को अपने यहाँ ड्राइवर के तौर पर रखा था, उसकी हत्या ने स्वाभाविक ही पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह मामला सीधा सा नहीं था, इसलिए पुलिस ने उस रात उससे जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ की शुरुआत कावेरी से हुई। कमरे में जब एक गंभीर सन्नाटा पसरा हुआ था, कावेरी की आवाज उसमें जैसे बिना किसी झिझक के गूंज उठी। उसका चेहरा शांत, भावहीन और पूर्णतः संतुलित था। ऐसा कुछ नहीं था जो उस पर संदेह की कोई परछाई भी डाले। उसकी कहानी बिल्कुल सहज और साफ थी। इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कावेरी ने बिना हिचकिचाए कहा। उस रात राजेंद्र ने मुझे मनाली के बाजार तक छोड़ा। मैंने उससे कहा कि जब तक मैं खरीदारी कर रही हूं वो आराम कर सकता है। लेकिन जब मैं बाहर आई तो गाड़ी वहां नहीं थी और उसका फोन भी अनरीचेबल था। बिल्कुल पास ही खड़े मनोहर, जो अपनी बेटी पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, तुरंत बोल पड़े, इंस्पेक्टर लक्ष्मण, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलेगी। उसे तो इतना गुस्सा आया कि उसने मुझसे कह दिया कि राजेंद्र को नौकरी से निकाल देना चाहिए। कौन सोच सकता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर लक्ष्मण, जो कि मनोहर को बरसों से जानते थे, ऐसे मामलों में व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर निर्णय लेते थे। मिस्टर गुप्ता, लक्ष्मण ने उसे टोका, इस वक्त मैं आपकी बेटी से सवाल कर रहा हूं, इसलिए बेहतर हो कि आप बीच में न बोलें। पूछताछ समाप्त करने के बाद लक्ष्मण और उनकी टीम बाहर जाने को हुए, लेकिन दरवाजे से पहले उन्होंने अचानक रुककर एक प्रश्न और दाग दिया। वैसे कावेरी, आपने उस दिन क्या खरीदा था? कावेरी थोड़ी देर को रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, एक घड़ी, कुछ कपड़े और एक्सेसरीज। लक्ष्मण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फैशन की शौकीन लड़कियां अक्सर ऐसी ही चीजें खरीदती हैं, इसमें कुछ अजीब नहीं। पर जैसे ही वह मुड़ा, आरुषि गुप्ता ने उसकी आंखों में एक हल्की सी झलक देखी, एक शक की परत। कोई भी अपराध पूरी तरह साफ नहीं होता, और कावेरी की कहानी, उसमें तो जैसे हर मोड़ पर दरारें थीं। आरुषि चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखें शून्य में ताकती रहीं। वह जानती थी, कावेरी की बातों को जरा सा कुरे दो तो पूरी सच्चाई झरने लगेगी। बाहर दरवाजे पर मनोहर ने लॉरेंस और उनकी टीम को विदा किया। भले ही राजेंद्र की मौत ने उसे भीतर से झकझोर दिया हो, पर वह अभी भी इस उम्मीद में था कि शायद पुलिस कुछ सुराग ढूंढ ले। इंस्पेक्टर लक्ष्मण, उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि राजेंद्र की मौत कैसे हुई? लक्ष्मण रुका, उसका चेहरा गंभीर हो गया। राजेंद्र के सिर पर पहले एक किसी भारी चीज से हमला किया गया था, फिर गला घोंटकर हत्या की गई थी, संभवतः पीछे से, ताकि वह किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न दे सके।
बाद में अपराधी ने पूरे दृश्य को शराब पीकर हुई दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की। उसकी लाश और गाड़ी दोनों को नदी में फेंक दिया गया। इस बात को सुनते ही मनोहर की सांस अटक गई। तो ये हत्या थी, किसी की निजी दुश्मनी? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लक्ष्मण ने कहा, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण सुरागों के करीब पहुंच चुके हैं। फिर उसने मनोहर के कंधे पर हाथ रखा और ठहरते हुए बोले, फिलहाल मिस्टर गुप्ता, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आप और आपकी बेटी दोनों को मनाली में ही रहना होगा। बिल्कुल, मनोहर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो। हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। उसके चेहरे पर एक पल को भी यह विचार नहीं उभरा कि कावेरी का इस सब में कोई हाथ हो सकता है। घर के भीतर कावेरी ने लंबी सांस ली और एकदम सहज हो गई। वह मनीषा के पास पहुंची और उसका हाथ थामते हुए नकली मासूमियत से बोली, मॉम, कितना डरावना था ना ये सब। क्या लगता है आपको कहीं हमारा परिवार श्रापित तो नहीं? फिर उसकी नजर चुपचाप आरुषि की तरफ गई। वो एक नजाकत भरी, धारदार दृष्टि से देख रही थी। उसके शब्दों के पीछे का संदेश स्पष्ट था, जब तक आरुषि नहीं आई थी, सब कुछ ठीक था। सारी मुसीबतें उसी के आने के बाद शुरू हुई। अरे नहीं, मनीषा ने उसे हल्के डांट भरे स्वर में टोका, ऐसे मत बोल नटखट लड़की। कावेरी ने जोर से हंसते हुए ड्रामाई अंदाज में पास की मेज पर नॉक किया। मॉम, आप मुझे अब भी बच्चा क्यों समझती हैं? क्योंकि मेरी नजरों में तू हमेशा मेरी छोटी बच्ची ही रहेगी। मनीषा ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हल्की थपकी दी। माँ बेटी का ये दृश्य बड़ा ही भावुक और सजीव था, एक ऐसा पल जो देखने वाले के दिल को छू जाए। लेकिन उस भावनात्मक चित्र के ठीक पीछे कहीं एक काली परछाई खड़ी थी, जिसे केवल आरुषि देख पा रही थी। कावेरी की नजरें उस दिन भर आरुषि गुप्ता पर टिकी रहीं, कभी मुस्कान में छिपा व्यंग्य तो कभी आंखों में उभरता हुआ छलकता घमंड। ये वही पुरानी चाल थी जो पिछले जन्म में आरुषि को भीतर तक तोड़ देती थी। मां मनीषा के स्नेह को पाने की लालसा में वह हर बार हार जाती थी, जब मनीषा ने अपने दुलार से कावेरी को सराबोर किया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब आरुषि केवल मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें न कोई पीड़ा थी, न कोई प्रतिक्रिया। गुप्ता निवास की वह रात बिना किसी हंगामे के बीती, सब कुछ शांत, सामान्य। लेकिन अगला दिन विशेष था। दोनों बेटियों, कावेरी और आरुषि, का जन्मदिन एक साथ मनाया जाना था, और मनोहर गुप्ता ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सूरज उगते ही आयोजन कंपनी के कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ हवेली में पहुंच चुके थे। हर कोना फूलों की महक से भर गया था, गुलाब और कमल की सजावट हवाओं में घुली हुई थी। बैंगनी गुब्बारे मंद हवा में डोल रहे थे और झूमरों को चमचमाती झालरों से सजा दिया गया था। इस आयोजन की थीम बिल्कुल स्पष्ट थी, भव्यता। कावेरी, जो इस तरह के प्रदर्शन की अभ्यस्त थी, उसने इस मौके को भी अपने नाटक और दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। वह आरुषि के पास आकर ऐसे बोली जैसे बातों में कोई मासूमियत हो, तुम्हें शायद पता नहीं, पर मेरे हर जन्मदिन ऐसे ही मनते हैं। पिछले साल पापा ने मेरे 18वें जन्मदिन पर कुछ फिल्मी सितारे भी बुलवाए थे। इस बार तो उसके मुकाबले कुछ खास नहीं है। फिर थोड़ी सी विनम्रता की नकली परत चढ़ाते हुए बोली, मैं तो इस साल सादगी से मनाने वाली थी, लेकिन चूंकि ये तुम्हारा पहला जन्मदिन है हमारे साथ, तो सोचा कुछ खास हो जाए। उसके शब्दों के पीछे की धार आरुषि को बखूबी महसूस हुई, जैसे कहना चाह रही हो कि यह पूरा आयोजन असल में उसी की वजह से है, आरुषि तो बस अवसर का हिस्सा मात्र है। लेकिन आरुषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कावेरी को ऐसा नजरअंदाज किया जैसे वो वहां थी ही नहीं, और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गई। ड्राइवर भुवन ने तुरंत गाड़ी आगे ला दी और दरवाजा खोलते हुए कहा, मैडम आरुषि, गाड़ी तैयार है। धन्यवाद, आरुषि ने संक्षिप्त उत्तर दिया और बैठते हुए पते की जानकारी दी। भुवन कार चलाते हुए कभी कभार रियर व्यू मिरर से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सवाल थे जिन्हें वह छुपा नहीं पा रहा था। अंततः आरुषि ने फोन से नजर हटाकर सीधे पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? सच में पकड़े जाने पर भुवन झेप गया, नहीं मैडम, मैं बस सोच रहा था, आप और कावेरी मैडम दोनों गुप्ता परिवार की बेटियां हैं, लेकिन दोनों कितनी अलग है। एकदम बिल्कुल विपरीत। उसके स्वर में एक अनकहा अनुभव छिपा था। गुप्ता निवास के नौकरों, ड्राइवरों और गार्डों ने वर्षों तक कावेरी का चिड़चिड़ापन सहा था। भुवन भी उनमें से एक था। और अब राजेंद्र प्रसाद की मौत ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। उसे आज भी याद था, पिछला ड्राइविंग असाइनमेंट दरअसल उसी का था, लेकिन इन वक्त पर राजेंद्र ने उसे बदल दिया। आरुषि ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब वे मंजिल पर पहुंचे, आरुषि ने उतरते हुए कहा, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा तुम मीना से मिलने अस्पताल चले जाओ, और मेरी तरफ से उसे सॉरी कहना।
मीना अब तक होश में नहीं आई थी। कल रिकवरी साइट पर बेहोश होने के बाद वह आईसीयू में थी। राजेंद्र के साथ उसका संबंध जानते हुए आरुषि के लिए इतना करना स्वाभाविक था। ठीक है मैडम, भुवन ने सिर हिलाया। अब आरुषि सीधे उस जगह पहुंची जहां ललित और उसके आदमी खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। अग्रीमेंट तैयार है? उसने पूछा। ललित ने झुककर विनम्र मुस्कान के साथ कहा, सब कुछ तैयार है मिस गुप्ता, कृपया एक नजर डाल लीजिए। आरुषि ने बिना ज्यादा वक्त गंवाए दस्तावेज पर सरसरी निगाह डाली। उसे मालूम था कि ललित इतना साहस नहीं करेगा कि किसी तरह की चालाकी करे, और बिना किसी संकोच के दस्तखत कर दिए। ललित ने सीना ठोकते हुए कहा, आपकी सौगंध मैडम, पैसे आधे घंटे में आपके अकाउंट में होंगे। ठीक है, अब जा सकते हो। आरुषि ने उसे हाथ के इशारे से विदा कर दिया। ललित तो जैसे खुशी से उछल पड़ा था। उसे पहले लगा था कि आरुषि की बातों में कोई दम नहीं होगा, बस बड़े बड़े वादे। लेकिन आज उस अग्रीमेंट पर उसके दस्तखत देखकर उसकी नजरों में आरुषि का कद और भी ऊंचा हो गया था। जाते जाते उसने कुछ और चापलूस बातें की और फिर गली के मोड़ से गायब हो गया। आरुषि गुप्ता को इस वक्त सच में पैसों की जरूरत थी। उसने मरीजों का इलाज कर करके जो भी कमाई की थी, वह सब शिवान में चल रहे उस विकास प्रोजेक्ट में लगा चुकी थी, जहां उसकी आत्मा बसी थी, और अब उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। मनोहर ने भले ही उसे एक बैंक कार्ड थमाया था जिसमें एक अच्छी खासी रकम थी, लेकिन आरुषि ने उसे छूना तक जरूरी नहीं समझा। फिर भी आरुषि की दूरदृष्टि और सावधानी से बनी योजना ने उसकी आर्थिक परेशानी का रास्ता निकाल लिया था, और वो भी बिना किसी को भनक लगे। उसने सचिन गुप्ता के विरुद्ध एक चक्रव्यूह रचा था, उसका 50 करोड़ का निवेश जुए के कर्जों में तब्दील करवा दिया। फिर ललित ने उसके बंगले, गाड़ियां और बाकी सारी ऐशो आराम की चीजें जब्त कर ली। और अब आरुषि ने वो सब चीजें बाजार मूल्य से 20% कम कीमत पर ललित को दोबारा बेच दी, और इस लेन देन से उसने 2 करोड़ रुपए सीधा अपने खाते में डाल लिए। यह एक शातिर चाल थी, बिना एक पैसा लगाए कमाई का बेहतरीन तरीका। ललित तो इस सौदे से फूला नहीं समा रहा था। उसे अपने हिस्से की राशि पहले ही मिल चुकी थी, और अब वह एक आलीशान हवेली, 2 लग्जरी गाड़ियां और कई महंगी चीजें बेहद कम कीमत पर खरीद चुका था। उसके लिए भी ये सौदा किसी सोने की खान से कम नहीं था। गाड़ी में बैठते हुए ललित के मन में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था, ये लड़की कितनी खतरनाक है। जिस धन को सचिन ने गुप्ता परिवार से छल से छीना था, वह अब कई हाथों से घूमकर वापस आरुषि के खाते में जा पहुंचा था। ललित ने मन ही मन तय कर लिया, आरुषि गुप्ता से टकराना आत्मघाती हो सकता है। ठीक 10 मिनट के भीतर आरुषि के अकाउंट में पैसे आ गए। ललित की गति और ईमानदारी से संतुष्ट होकर आरुषि ने अपना फोन निकाला और वेंचर कैपिटल सम्मेलन में मिले विनय को कॉल करने ही वाली थी, ताकि निवेश की अगली प्रक्रिया तय हो सके। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन पर 2 व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चमके, और फिर उसके फोन में एक वीडियो आया, जिसे देख आरुषि की भौहें तन गई। जल्दी से इस पेज पर आ जाओ। आखिर क्या था उस वीडियो में? 3 अंत का खेल शुरू। यामिनी का नाम देखकर उसकी भौहें तन गईं। जिज्ञासावश उसने मैसेज खोल लिया। वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक सुंदर सा केक सामने रखा था और यामिनी उस केक के सामने बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह कांपती आवाज में हैप्पी बर्थडे गा रही थी। फिर कैमरे की ओर देखते हुए वह बोली, आरू, भले ही तू मेरी अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन हमने 18 साल माँ बेटी की तरह बिताए। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। आज तेरा जन्मदिन है। मैंने तेरे लिए केक खरीदा है। क्या तू मुझसे मिलने आ सकती है? मुझे तेरी बहुत याद आती है। आरुषि की आंखों के सामने जैसे वो बीते सालों की फिल्म चलने लगी। जब वह बहुत छोटी थी तो हर साल सचिन का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। यामिनी और हर्षद उसे शहर ले जाकर केक लाते थे। घर में मोमबत्तियों की रोशनी और तालियों की गूंज के बीच सचिन सबका लाडला बन बैठता था। 4 साल की आरुषि बस एक कोने में खड़ी होकर बिना कुछ कहे उन्हें देखती रहती, आंखों में तीव्र चाह और होठों पर एक सूखा सा मुस्कान। एक बार जब सबके हिस्से का केक खाया जा चुका था, सचिन ने जानबूझकर बचा हुआ टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया और हंसते हुए बोला था, तुझे चाहिए था, अब नहीं मिलेगा। एक और बार आरुषि ने साहस जुटाकर यामिनी से पूछा था कि क्या वो अपने जन्मदिन पर एक छोटा सा केक पा सकती है। यामिनी ने बिना एक पल गंवाए उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। कमीनी लड़की, तू केक मांगती है? क्या समझती है तू खुद को? उस दिन के बाद आरुषि ने कभी केक का नाम नहीं लिया। उसी दौरान उसने चुपके से हर्षद और यामिनी की बातचीत सुनी और जाना कि वह उनकी अपनी संतान नहीं है।
उस रात के बाद दिल में एक छोटी सी उम्मीद पनपी थी, शायद मेरे असली माँ बाप मुझे चाहें, मुझे अपनाएं। अब वही यामिनी वीडियो में आंसू बहा रही थी, पर आरुषि की आंखें खाली थीं, चेहरा सपाट, भावनाओं का कोई नामो निशान नहीं। वीडियो खत्म हुए मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे कि एक अनजान नंबर से कॉल आया। आरुषि समझ गई कौन होगा। मन तो कर रहा था कि कॉल काट दे, लेकिन एक ख्याल ने उसे रोक लिया। कावेरी और सचिन की नई साजिश शायद यही हो। आरुषि ने कॉल उठाए, आवाज में बर्फ की ठंडक थी। क्या चाहिए? जैसा कि अपेक्षित था, यामिनी की भीगी हुई आवाज उभरी। आरू, मुझे माफ कर दे, एक मौका दे, मैं तेरा जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, तेरे साथ। फिर उसने हिचकियां लेते हुए कहा, तेरा पसंदीदा केक लाई हूँ, ऊपर वही छोटा सा खरगोश है जो तुझे बचपन में अच्छा लगता था। बस एक बार आ जा, मुझे खुद से गलती सुधारने दे। आरुषि चुप रही, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ एक बात थी, दया एक बार की जा सकती है, पर विश्वास नहीं। आरुषि की आंखों में हिराकत थी, पर चेहरा अब भी संयमित। उसका स्वर नम था, लेकिन हर शब्द में सावधानी थी। उसने सोचा, आखिर कावेरी और सचिन राजेंद्र को मारने के बाद इतने समय से बीच पर क्या कर रहे थे? महज बातें नहीं, निश्चित ही वे कोई चाल सोच रहे थे, कोई ऐसा जाल जो आरुषि को पूरी तरह मिटा दे। पिछले कुछ दिनों से आरुषि जब भी घर से बाहर जाती, वह अतिरिक्त सतर्क रहती थी। पर अब समझ में आया, खतरा उसके पीछे नहीं, आगे था। कावेरी और मनीषा के बीच दिखाया जाने वाला घनिष्ठ स्नेह, बार बार की गले लगने वाली झलकियां, सब कुछ एक योजना थी। एक एक्टिंग जिससे आरुषि की वर्षों की मातृस्नेह की प्यास को फिर से जगाकर उसे भावनात्मक रूप से कमजोर किया जा सके। और फिर यामिनी की आंसुओं से भीगी आवाज में भरा जाल। अगर आरुषि उस पते पर चली जाती जो उसे भेजा गया था, तो वह किसी जाल में फंस जाती, ये पूरी तरह सोची समझी साजिश का शिकार बन जाती। आरुषि ने स्वर में हल्की उत्सुकता का अभिनय किया। सच में? बिल्कुल, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। यामिनी की आवाज अब और भी अधीर हो गई थी। आरू, मैंने तुम्हें पता भेज दिया है, जल्दी आओ, केक काटेंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे और फिर तुम आराम से वापस गुप्ता परिवार की पार्टी में चली जाना। समय भी बिल्कुल सही रहेगा, है ना? आरुषि ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी आओ, मुझे तुम्हें देखने की बेसब्री है। फोन रखते ही आरुषि का चेहरा सख्त हो गया। उसमें कोई भावनात्मक छाया नहीं बची थी, केवल व्यंग्य की एक बर्फीली परत। इन लोगों को अब भी लगता है कि वे चालाक हैं, उसने सोचा। उसने बिना समय गंवाए ललित को कॉल किया, पता बताया और शांत स्वर में बोली, सभी को जिंदा पकड़ो। जब कावेरी के अपराध सामने आएंगे तब मुझे उनके बयान चाहिए। ललित की हंसी फोन के उस पार भी साफ सुनाई दी। समझ गया मिस गुप्ता, आप निश्चिंत रहें, ऐसे बहुत से काम कर चुका हूं। शहर के बाहरी इलाके के एक जर्जर मकान में यामिनी ने फोन काटते हुए आत्ममुग्ध मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, वो लड़की अब भी मेरी मुट्ठी में है, वह बोली, सचिन की ओर मुड़ते हुए। देखा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। सचिन की आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। बढ़िया, जब वो छोटी वहां पहुंचेगी, हम उसे खत्म कर देंगे, फिर हम आराम की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन हर्षद अब भी कुछ असहज था। क्या तुम पक्के हो कि तुम्हारी बहन कावेरी हमें पैसे देगी? कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही? अरे डैड, चिंता मत करो, यामिनी बोली, वो मेरी सगी बहन है, आपकी असली बेटी। जब उसे गुप्ता परिवार की सारी संपत्ति मिल जाएगी, तो वो और किसे देगी पैसे? हर्षद का चेहरा अब भी संदेह से भरा था, लेकिन सचिन ने बात को टाल दिया। अगर वो मना भी करेगी तो मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है। वो हमें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगी। हर्षद ने हामी भरी, उसकी नजर सचिन के जख्मी दाहिने हाथ पर पड़ी। उसका गुस्सा फिर से भड़क गया। उस कृतघ्न लड़की ने हमारे ही बेटे को चोट पहुंचाई, और अब उसे ही मारना बाकी है। सही कहा, जब वो आएगी तो मैं उसे चीर कर रख दूंगा, यामिनी ने जहर भरे लहजे में कहा। तीनों एक दूसरे की आंखों में देखा और तैयारी में जुट गए। टेबल पर रखा छोटा सा बर्थडे केक नींद की दवा से भरा हुआ था। केतली का पानी भी नशीला था। मेज के नीचे छुपा था चाकू, और सोफे के पीछे एक रस्सी। योजना साफ थी, आरुषि आएगी, केक खाएगी, पानी पिएगी और बेहोश हो जाएगी। फिर हर्षद और सचिन उसे बांधकर अपना काम पूरा कर देंगे। सचिन को पिछले दिन की हत्या के बाद अब किसी बात का डर नहीं था। उसे लग रहा था कि वो अजेय हो चुका है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आ गई। यामिनी की आंखों में चमक आ गई। उसने पुरुषों को छिपने का इशारा किया। अपना चेहरा एक ममतामयी मुस्कान में ढाला और दरवाजा खोला। अरे बेटा, तुम आखिर, उसके शब्द वहीं रुक गए।
दरवाजे पर आरुषि नहीं, बल्कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए। यामिनी ने चीख मारी और दरवाजा बंद करने के लिए लपकी। यामिनी की दरवाजा बंद करने की कोशिश नाकाम रही। ललित ने एक झटके में दरवाजे को ठोकर मारी और वह जमीन पर गिर पड़ी, दर्द से कराहती हुई। पीछे से हर्षद और सचिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन ललित के लोग उनसे भी तेज निकले। कुछ ही सेकंडों में दोनों को जमीन पर पटक दिया गया, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे मुड़े हुए थे। ललित लंगड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह सचिन की ओर झुका, जो जमीन पर कांप रहा था। तुम लोगों को अब भी लगता है तुम मुझसे तेज दौड़ सकते हो? ललित की आवाज में घृणा थी। चलो एक और कोशिश करके देखो। उसका बूट सचिन की पिंडली पर पड़ा और सचिन चीख उठा। मिस्टर दुबे, प्लीज बस थोड़ा और वक्त दे दो, मैं कसम खाता हूं, मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगा। सचिन गिड़गिड़ाने लगा, उसका चेहरा आंसुओं और बहती नाक से भीगा हुआ था। ललित ने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। उसकी नजर टेबल पर रखे केक पर पड़ी। उसने एक कांटा उठाया, एक टुकड़ा लिया और मुंह में डाल लिया। पर स्वाद बेहद कड़वा था। क्या बकवास है ये, बासी केक, ललित ने होंठ चबाते हुए कहा। हर्षद और सचिन ने एक दूसरे की ओर घबराए नजरों से देखा। वे जानते थे कि केक में भारी मात्रा में नशा मिलाया गया था, जो आरुषि को बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। और अब उसका एक टुकड़ा ललित खा चुका था। मिस्टर दुबे, सब ठीक है? उसके एक आदमी ने पूछा, जब उसने देखा कि ललित थोड़ा डगमगाने लगा है। मैं ठीक हूं, ललित ने सिर हिलाते हुए कहा। वह बेहोशी से बच तो गया, लेकिन गुस्से से उबल रहा था। इन सब की अच्छे से खबर लो, लेकिन जान से मत मारना, क्योंकि अभी कुछ जवाब देने बाकी है। ललित के आदमियों ने हर्षद, सचिन और यामिनी पर टूट पड़ने में देर नहीं की। कमरे में चीख पुकार मच गई। ललित पीछे झुककर सोफे पर बैठ गया, अपने होश को दोबारा हासिल करने की कोशिश करते हुए। उसकी नजर टेबल के नीचे छुपी हुई चाकू पर पड़ी। वाह, ये तो मेरे लिए तोहफा है, ललित ने चाकू निकालते हुए कहा और उसे रोशनी में घुमाकर देखा। कितनी परवाह करते हो तुम लोग मेरी? उसका खतरनाक मुस्कान देख सचिन की आंखें डर से फैल गईं। इसी बीच गुप्ता परिवार के ड्राइवर भुवन मीना के अस्पताल के कमरे की ओर बढ़ा। तभी उसने अंदर से गुस्से से भरी चिल्लाहट सुनी। कमरे का दरवाजा अचानक खुला और फलों का एक थैला बाहर आ गिरा, जो भुवन को लगने ही वाला था, लेकिन उसने समय रहते खुद को बचा लिया। कमरे में मनोहर का एक बॉडीगार्ड खड़ा था, उसका चेहरा सख्त और भावहीन था। मनोहर ने उसे मीना को सांत्वना देने भेजा था, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता परिवार के पुराने कर्मचारी थे। लेकिन मीना किसी भी प्रकार की हमदर्दी लेने के मूड में नहीं थी। बॉडीगार्ड ने गुस्से में कहा, मैं चेतावनी दे रहा हूं, ये गुप्ता साहब की तरफ से दया का इजहार है, इसीलिए चुपचाप इसे स्वीकार कर लो। तुम्हारे पति की मौत उनकी गलती नहीं थी, और उन्होंने पहले ही नई गाड़ी दे दी है। और क्या चाहिए तुम्हें? मीना का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उनकी गलती नहीं, वह चिल्लाई, आवाज में कांपती हुई नाराजगी थी। अगर उनकी बेटी ने ये सब नहीं किया होता तो आज राजेंद्र जिंदा होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। भुवन धीरे धीरे कमरे के भीतर गया, लेकिन मीना के चेहरे की तबाही देखकर उसका दिल बैठ गया। मीना गलत नहीं थी। अगर मनोहर और मनीषा ने कावेरी को इतनी छूट न दी होती, अगर उसे लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ा न होता, तो आज ये सब नहीं होता। मीना के भीतर क्रोध उबाल मार रहा था। वह बस खुद को रोक रही थी, वरना उस हत्यारे का नाम वहीं चीखकर सबको बता देती। वह मनोहर और उसकी बेटी कावेरी की झूठी सहानुभूति को सरेआम ठुकराना चाहती थी, उन पर अपना सारा गुस्सा निकालना चाहती थी। लेकिन उसके फूट पड़ने से पहले ही भुवन अंदर आया और बड़ी चतुराई से माहौल को संभाल लिया। खुद को और परेशान मत करो, भुवन ने मीना की ओर देखकर गंभीरता से कहा। राजेंद्र प्रसाद के साथ हमने वर्षों तक काम किया है, मुझे भी उनके जाने का गहरा दुख है। फिर उसने उस बॉडीगार्ड की ओर देखा जो अब भी गुस्से में था। मरे हुए लोगों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, और जो लोग शोक में हैं, उन्हें समझना चाहिए। मीना जी का इस तरह महसूस करना स्वाभाविक है। भुवन के हस्तक्षेप के बाद बॉडीगार्ड ने और कुछ नहीं कहा और जमीन पर गिरे तोहफे और मोटे लिफाफे को चुपचाप समेटने लगा। उसकी हरकतों में अनिच्छा थी, लेकिन संयम भी था। मीना की थकी हुई आंखों में और उम्र झलकने लगी थी। भुवन ने गहरी सांस ली। मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। राजेंद्र प्रसाद अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। आप अपना ख्याल रखिए। उसने जेब से थोड़े पैसे निकाले, बस 1000 रुपये, और मेज पर रख दिए। ये बस मेरी तरफ से एक छोटी सी सांत्वना है, उसने कहा।
मैं और राजेंद्र प्रसाद कई सालों से साथ काम कर रहे थे। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। मीना की नज़र अब भी बॉडीगार्ड पर टिकी थी, उसकी आंखों में एक ऐसी नफरत थी जो ठंडी होते हुए भी बेहद भयंकर थी। परंतु भुवन को इसका कोई आभास नहीं हुआ। उसे बस एक संदेश याद था जो उसे देना था। ओह हाँ, आरुषि गुप्ता ने आपको याद दिलवाने को कहा है, भुवन ने जोड़ा। मीना जैसे जम गई। ये वही शब्द थे जो उसे वापस उस दिन पर ले गए जब गुप्ता परिवार के डाइनिंग रूम में बैठकर उसने मदद की गुहार लगाई थी। उस समय आरुषि ने शांत भाव से कहा था, पुलिस को बुलाओ, शव को बरामद करो और जांच अधिकारियों को अपना काम करने दो। जब मीना ने पूछा था कि वह सीधे कावेरी पर आरोप क्यों न लगाए, आरुषि ने बस एक सीधा लेकिन चुभता सवाल पूछा था, क्या उसे लगता है कि मनीषा और मनोहर कभी कावेरी को हत्यारिन कहलाने देंगे? जवाब के लिए मीना को सोचने की जरूरत नहीं थी। साफ था कि गुप्ता दंपति कावेरी को दोषी ठहराने की सोच तक नहीं सकते। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका नाम साफ करवा देंगे, सबूत मिटा देंगे, गवाह खरीद लेंगे। उसके पास न्याय पाने का मौका खत्म हो जाएगा। आखिर गहरी सांस लेते हुए मीना ने एक थकी सी मुस्कान ओढ़ ली और बॉडीगार्ड की ओर मुड़ी। माफ कीजिएगा, उसने सपाट लेकिन सभ्य लहजे में कहा। मैंने अपना गुस्सा आप पर निकाल दिया। कृपया मनोहर जी को धन्यवाद कहिएगा उनके तोहफों और पैसे के लिए। मुझे उनकी उदारता की कद्र है। बॉडीगार्ड, जो अब राहत महसूस कर रहा था, सिर हिलाया। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जब वह अस्पताल वार्ड से बाहर निकला तो उसने एक बार पीछे मुड़कर मीना की ओर देखा। उसकी स्थिरता में कुछ अस्वाभाविक था, मानो शांति की चादर के नीचे कोई खतरा छिपा हो। वह सिर हिलाता हुआ बड़बड़ाया, शायद मेरा वहम है। जैसे ही बॉडीगार्ड चला गया, मीना ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसकी आवाज स्थिर थी मगर बहुत ठंडी। मैंने आपकी बात मान ली, उसने कहा। तोहफे और पैसे बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिए। मैंने हत्यारे का नाम नहीं लिया, इसलिए उन्हें कोई शक नहीं होगा। दूसरे तरफ के आदमी ने एक राहत भरी सांस ली। बढ़िया, अब मीडिया को कॉल करना शुरू करो। आखिर कौन है फोन के दूसरे तरफ? क्या इस बार कावेरी पूरी तरह से खत्म हो पाएगी? 4 रिपोर्टर्स का आगमन। कौन सा सबूत? मीना ने पूछा, फोन कसकर पकड़े हुए। एक फुटेज, आरुषि ने कहा, आवाज में कोई बदलाव नहीं था। जिसमें पूरी प्रक्रिया है, हत्या से लेकर शव को ठिकाने लगाने तक। उस शाम का नजारा अद्भुत था। बैंक्वेट रूम जगमग रोशनी से नहाया हुआ था और माहौल हंसी, जाम की खनक और उल्लास से भर गया था। कावेरी हर नजर में छाई हुई थी, मेहमानों की सराहनाओं और प्रशंसाओं की चमक में नहाई। वह पूरी तरह से इस रात की रानी बन चुकी थी। उसने कॉलेज के अपने कोर्समेट्स और दोस्तों को बड़ी संख्या में आमंत्रित किया था। मनाली जैसे शहर में, जहां गुप्ता परिवार सबसे धनाढ्य था, ऐसे किसी आयोजन का निमंत्रण मिलना खुद में गौरव की बात थी। जो लोग सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे, वे तो इस अवसर को सामाजिक संपर्क बढ़ाने और ऊंचे वर्ग के लोगों के करीब पहुंचने का सुनहरा मौका मानते थे। लेकिन फिर ऐसे लोग भी थे, जैसे कि कनिका, जो स्वयं शहर के अपर क्लास से थी। उसे भी निमंत्रण मिला था, पर उसमें इस पार्टी को लेकर कोई उत्सुकता नहीं थी। मगर उच्च समाज में पारिवारिक और व्यावसायिक रिश्ते गहरे होते हैं। कनिका के परिवार की शहर की सबसे बड़ी केटरिंग श्रृंखला थी और गुप्ता परिवार से उनके व्यापारिक संबंध थे। भले ही कनिका के लिए ये समारोह उबाऊ था, लेकिन माता पिता के दबाव में उसे जाना पड़ा। कावेरी को चापलूसों से घिरी देखकर कनिका ने धीमे से आंखें घुमाईं। उफ, और नहीं सहा जाता, वो बुदबुदाई। पर कावेरी को नजरअंदाज करना मुश्किल था। वह एक अत्यंत महंगे, खास डिजाइन किए गए सफेद गाउन में लिपटी थी, जो रोशनी में हीरो की तरह चमक रहा था। क्या ये उसी मशहूर ब्रांड का नया स्प्रिंग कलेक्शन है? एक मेहमान चौंकी। सुना है ये तो अब तक बाजार में आया भी नहीं। कितनी लकी है कावेरी की सबसे पहले पहन रही है। ड्रेस को छोड़ो, दूसरी ने जोड़ा, उसके गहनों पर नजर डालो। सिर्फ वो हार ही नीलामी में लाखों में गया था, और बाकी तो जैसे संग्रहालय की शोभा है। कावेरी ने नाजुक सी हंसी में मुंह ढक लिया। आप सब तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। सच बताऊं, मैं तो ये सब भूल ही जाती हूँ। पिछले हफ्ते तो एक सेट कहीं रखकर भूल भी गई थी। आप लोग तो इसके बारे सोच ही सकते हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसका ये लापरवाह घमंड उन लोगों को असहज कर गया जिनके लिए ऐसी संपत्ति कल्पना मात्र थी। एक महिला ने माहौल को सामान्य करने के लिए हल्की सी हंसी छोड़ी। तो कावेरी, क्या आशीष लालवानी भी आज रात आएंगे? आखिरकार वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कावेरी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बिल्कुल आएंगे। सच तो ये था कि आशीष ने पहले तो काम का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया था।
लेकिन जब कावेरी ने यूं ही जिक्र कर दिया कि आरुषि का जन्मदिन भी आज ही है, तो उसने तुरंत ही अपनी राय बदल दी और आने को तैयार हो गया। इस बात ने कावेरी के अंदर छिपे क्रोध को ज्वालामुखी बना दिया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका कथित प्रेमी आरुषि को उससे ज्यादा अहमियत दे। उसने मन ही मन तय कर लिया था, आरुषि को अब रास्ते से हटना ही होगा। पर सवाल बस इतना था कि क्या सचिन ने काम पूरा कर दिया था या नहीं। वह अपने भीतर की घबराहट को छुपाकर चमचमाती मुस्कानों के साथ मेहमानों का स्वागत करती रही। आज की रात उसकी थी और उसे कोई भी उस ताज से वंचित नहीं कर सकता था। दूसरे कोने में मनीषा खड़ी अपनी बेटी को गौर से निहारती हुई। कावेरी की सफलता और चमक ने उसके चेहरे पर संतोष की रेखाएं खींच दी थीं, मगर आरुषि का ख्याल बार बार उसके ज़हन में लौट रहा था। उसने पास खड़ी एक नौकरानी को बुलाया। आरुषि दिखी क्या तुम्हें? मेम साहब, आरुषि दोपहर में बाहर गई थी और अब तक लौटी नहीं है, नौकरानी ने जवाब दिया। हे भगवान, ये लड़की भी न, मनीषा ने भौहें चढ़ाई और फोन निकालने ही वाली थी कि उसी नौकरानी की आंखों में चमक आ गई। मेम साहब, आरुषि आ गई हैं। आरुषि के साथ ठंडी हवाएं उसके साथ भीतर दाखिल हुई। आरुषि ने दरवाजा पार किया और अंदर की गर्मी से राहत महसूस करते हुए अपनी कोट को धीरे से बांह पर टांग लिया। उसने साधारण पर आकर्षक पहनावा चुना था, ढीली ढाली जीन्स और हुडी। उसकी सहज गरिमा और लंबा कद हर पोशाक को रैंप लायक बना देता था। उसके बाल ढीले से पोनीटेल में बंधे थे और उसका चेहरा अपनी सहज मासूमियत में दमक रहा था। उसकी ठंडी पारदर्शी आंखें पूरे कक्ष पर एक हल्का लेकिन मजबूत नियंत्रण बिखेर रही थीं। एक नौकरानी मनीषा के पास मुस्कराती हुई बोली, मेम साहब, आरुषि तो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। मनीषा कुछ पल आरुषि को देखती रही, एक अनकहा एहसास उसके चेहरे पर उभरा। ये लड़की जो अब तक साए की तरह शांत रही थी, आज अपनी उपस्थिति मात्र से महफिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। क्या हम सच में एक जैसे दिखते हैं? मनीषा ने खुद से सवाल किया। उनके मन में भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। आरुषि उनकी जैविक बेटी थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसकी ठंडी नुकीली स्वभाव को अपनाना आसान नहीं था। उसे गले लगाना ऐसा था मानो किसी कांटों से भरे पौधे को छूना हो। मनीषा ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन आरुषि कभी नहीं पिघली। समय के साथ जो पहली बार बेटी से मिलने की खुशी थी, वह धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। पहले वो स्वीकार्यता बनी और अब वह मायूसी की शक्ल लेने लगी थी। जब नौकरानी ने हंसते हुए कहा कि आरुषि मनीषा जैसी दिखती है, तो उनके चेहरे पर हल्की सी रौनक लौटी। वो धीरे धीरे आरुषि की ओर बढ़ी और एक जबरन मुस्कान ओढ़ते हुए बोली, इतनी देर से क्यों लौटी हो? जाकर कपड़े बदल लो, इस तरह से इस पार्टी में नहीं चला करता। आरुषि ने एक बार उन्हें देखा और कंधे उचका दिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी अलमारी महीनों से वैसे ही पड़ी थी। जो ड्रेसेस मनीषा ने उसके लिए खरीदी थी जब वह पहली बार इस घर में आई थी, वो अब भी टैग समेत वैसे ही टंगी थी। 2-4 बार आरुषि ने उन्हें पहना, बस उतना ही। मनीषा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ तो कोशिश करो। वो ड्रेस जो मैंने पहले ली थी। वो बीच में ही रुक गई। उन्हें एहसास हुआ कि जो ड्रेस वो आरुषि के लिए लाई थी, वे ड्रेस अब फैशन से बाहर हो चुकी हैं। भले ही आरुषि को परवाह न हो, लेकिन लोग बातें करेंगे। कहेंगे कि गुप्ता परिवार की बेटी के पास पहनने को कुछ नया तक नहीं है। थोड़े रुककर मनीषा ने फिर कहा, तुम खुद कुछ नया ले सकती थी। आरुषि ने बहस नहीं करना चाहा, लेकिन इस अन्यायपूर्ण बात ने उसे चुप दिया। उसने बिना आवेश के पूछा, मिस गुप्ता, क्या कावेरी ने अपनी ड्रेस खुद खरीदी थी? सवाल सीधा था और जवाब सबको पता था। कावेरी की ड्रेस न सिर्फ मनीषा ने चुनी थी, बल्कि वो खुद ब्रांड के स्टाइलिस्ट द्वारा उसे दी गई थी। और वो खास डिजाइनर हील्स वो मनीषा ने ही बनवाए थी। आरुषि को मनीषा के इस खुले पक्षपात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद अपने लिए सब कुछ खरीद सकती थी। लेकिन जब उसे बिना कोई मतलब के डांटा गया, तो उसने बोलना जरूरी समझा। अब मनीषा का चेहरा लाल हो गया, उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिश्रण आ गया। फिर उसने आरुषि को याद दिलाने की बहुत कोशिश की थी कि वो उसकी माँ है, लेकिन आरुषि की बेरुखी और माँ न कहने की जिद ने उसे थका दिया था। आरुषि बिना कुछ कहे मनीषा के पास से निकल गई और सीधा बुफे टेबल की ओर बढ़ गई। भूख उसे ज्यादा सच्ची लग रही थी, पार्टी से कहीं ज्यादा। पीछे से नौकरानी धीरे से मनीषा के पास आए और सहानुभूतिपूर्वक बोली, गुप्ता जी, आप बुरा मत मानिए। बेटियां और माएं चाहे जितना झगड़ें, आखिर एक दूसरे की तरफ लौट ही आती हैं। जन्मदिन की पार्टी भले ही आरुषि और कावेरी दोनों की थी, लेकिन जो चमक थी वो सिर्फ एक के लिए ही थी, कावेरी की। जहां आरुषि एक कोने में चुपचाप बैठी थी, वहीं कावेरी अपने दोस्तों और कॉलेज के सहपाठियों से घिरी थी।
उसके चारों ओर हंसी, तारीफें और फिजा में बिखरे प्रशंसा के शब्द थे। वही मनीषा और मनोहर की मुस्कानें भी ज्यादातर कावेरी के लिए ही थीं। गेस्ट्स को तो ये तक नहीं पता था कि आज आरुषि का भी जन्मदिन था, क्योंकि गुप्ता परिवार में जब इनविटेशन भेजा था तब उसमें सिर्फ कावेरी के नाम का जिक्र किया था। अपना खाना खत्म करके आरुषि ने हाथ पोंछे और घूमी। तभी उसने देखा कि सार्थक भीड़ में से होता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसकी वही पुरानी हंसी जो हर मुश्किल को हल्का कर दे उसके चेहरे पर थी। वो सीधा आरुषि के पास आया। पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, उसने कहा और हथेली आगे बढ़ा दी। आरुषि थोड़ा चौंकी। क्या? उसकी हथेली में एक सुंदर सा लॉकेट था, एक छोटा नन्हा ग्लोब जिसे एक ग्रह की आकृति में गढ़ा गया था। पसंद आया? उसने पूछा। उसकी आवाज में वही पुरानी गर्माहट थी। आरुषि हल्के से मुस्कुराई, फिर वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक किसी ने वह लॉकेट झपट लिया। कावेरी की आवाज आई, जो बनावटी नाराजगी में डूबी हुई थी। सार्थक, तुम तो बहुत बुरे हो। तुम्हें पता था मैं यही चाहती थी, फिर भी तुमने मुझे वो हंस वाला लॉकेट पकड़ा दिया। क्यों ना हम अदला बदली कर लेते हैं? ठीक है आरुषि। आरुषि ने उसकी तरफ देखा और तभी ध्यान दिया कि कावेरी के गले में एक चमकदार ब्लैक स्वान का लॉकेट लटक रहा था। मुस्कुराते हुए कावेरी ने हंस लॉकेट वापस सार्थक की हथेली में रख दिया। उसकी आवाज मीठी थी पर चालाकी से भरी हुई। प्लीज सार्थक, ना मत करना। देखो ना मैं कितनी प्यारी लग रही हूं इस ड्रेस में। आरुषि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें कावेरी की आंखों से एक पल के लिए भी नहीं हटी। वो जानती थी इस मासूम सी हंसी के पीछे एक आग छिपी थी। सार्थक असहज हो गया, लेकिन बोला नहीं। उसके चेहरे पर एक उलझन साफ दिख रही थी। वो जानता था कि कावेरी इस वक्त सबके सामने उसे मजबूर कर रही है। तभी आरुषि ने धीमे से कहा, रहने दो, मुझे गिफ्ट्स की आदत नहीं है। उसने लॉकेट की तरफ न देखा, न कोई आग्रह किया। उसकी आंखों में जो था वो ज्यादा कीमती था, और वो था उसका स्वाभिमान, उसकी इज्जत। कावेरी ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ कसमसाने लगा था। आरुषि का यह आत्मसंयम, ये ठहराव, वो उसे कमजोर नहीं बल्कि और खतरनाक बनाता था। पार्टी अब शबाब पर थी, लेकिन सच्चाई की दस्तक दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। और आरुषि, वो अब सिर्फ इंतजार कर रही थी उस एक क्षण का, जब सारा तमाशा पलट जाएगा। तभी सार्थक ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। मुझे लगा था तुम्हें हंस पसंद है, अब पसंद नहीं है, कावेरी ने तपाक से जवाब दिया। उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था और चेहरे पर चुलबुला हावभाव था, एक ऐसा मिश्रण जो उसकी जिद को भी प्यारा बना देता था। सार्थक के लिए हार पहनने की बात बस एक छोटी सी बात थी। फर्क केवल लॉकेट में था, और अपनी बहन से बहस करके वह भीड़ के सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था। उसने आरुषि की ओर रुख किया, उसकी आंखों में नर्म सी जिज्ञासा थी। तुम्हें पसंद है ये? अगर नहीं तो मैं कल तुम्हारे लिए वही दूसरा ला दूंगा। आरुषि ने हल्की सी मुस्कान दी। जब वह छोटी थी तब उसे गांव में किसी बच्चे द्वारा फेंकी गई एक पुरानी गुड़िया मिली थी। उसने उसे सहेजा, सिलाई की, एक छोटा सा कपड़ा भी सिलकर पहनाया। वह गुड़िया उसकी थी, उसकी सबसे कीमती चीज। पर एक दिन एक रिश्तेदार अपने बच्चे के साथ आया। बच्चे ने वह गुड़िया देखी और उसे लेने की जिद की। यामिनी, उसकी पालक माँ, ने एक पल की भी देर नहीं की और गुड़िया छीन कर दे दी। जिनके पास सब कुछ होता है वे कभी नहीं समझ पाते कि जिनके पास कुछ नहीं होता वे अपनी छोटी छोटी चीजों को कितनी शिद्दत से सहेजते हैं। आरुषि ने सार्थक की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, ठीक है सार्थक, कोई बात नहीं। उसे न तो हार की जरूरत थी, न ही अब उसकी चाहत बची थी। वह नाराज नहीं दिखी, पर सार्थक महसूस कर सकता था कि उसके और आरुषि के बीच जो हल्की सी गर्माहट पनपने लगी थी, अब अचानक से वह फिर से ठंडी पड़ गई थी। जैसे कोई दरवाजा धीरे से बंद हो गया हो। थोड़ी ही देर में आशीष दो खूबसूरत उपहारों के साथ हॉल में दाखिल हुआ। आरुषि ने उसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह एक कोने में चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखों में भावों की कोई स्पष्ट छवि नहीं थी। वहीं दूसरी ओर कावेरी अपने दोस्तों और प्रशंसकों के बीच चमक रही थी। उसकी मुस्कान, हंसी और हर एक नजर सब उसी पर ठहरी थी। बीच बीच में उसकी नजर आरुषि की ओर जाती और उसका जबड़ा कस जाता। उसका मन सचिन पर झुंझला रहा था, जिसने फिर से उसे निराश किया था। पर फिर भी हर ओर से कावेरी को वही मिला जो वह चाहती थी, ध्यान, सराहना और महफिल की चमक। इसी बीच तालियों और हर्षोल्लास के बीच एक भव्य केक हॉल के बीचों बीच लाया गया। केक की 12 परतें थी, एक के ऊपर एक ऐसे रखी गई थी जैसे किसी महल की मीनार हो।
हर कदम सावधानी से उठाया गया ताकि कोई गड़बड़ी न हो। क्या जबरदस्त केक है, ये तो काफी खूबसूरत है। भीड़ में से एक आवाज आए, आस्क फॉर अ विश कावेरी। हमारी छोटी राजकुमारी, जल्दी से मोमबत्तियां बुझाओ और विश करो। कई दोस्त जोश में तालियां बजाने लगे, कुछ ने जानबूझकर आशीष को कावेरी के पास और करीब कर दिया। कावेरी ने चमकते चेहरे से आशीष का हाथ थाम लिया और बोली, आशु, चलो ना एक साथ विश करते हैं। आशीष ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर भीड़ ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। मजबूरी में उसने एक झूठी मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहना स्वीकार किया। कावेरी ने आंखें मूंदी, हाथ जोड़े और अपना मन शांत कर लिया। चारों ओर की तालियां, सराहना और जलन से भरी निगाहें, ये सब उसे ताकत दे रही थी। उसने चुपचाप अपनी मन की मन्नत मांगी। उसने गुप्ता परिवार की सारी संपत्ति की इच्छा की। आशीष हमेशा के लिए उसी का हो, ये कामना की। और सबसे बढ़कर आरुषि की इस घर से हमेशा के लिए विदाई हो जाए। लेकिन इच्छा उसी की पूरी होती है जो कि सच्ची होती है। उसके सपनों की परतें अभी बन ही रही थी कि हॉल के दरवाजे तेज आवाज से खुल गए। हॉल में हर कोई चौंक गया। चमचमाते कैमरों के साथ एक समूह अंदर घुस आया, रिपोर्टर्स की भीड़, जिन्होंने अचानक से शांति भंग कर दी। और उनके आगे जो चल रहा था उसे देखकर सब लोग चौंक गए। आखिर क्या देखा सबने? क्या अब होगा आरुषि के साथ न्याय? 5 सारे सबूत कावेरी के खिलाफ। चमचमाते कैमरों के साथ एक समूह अंदर घुस आया, रिपोर्टर्स की भीड़, जिन्होंने अचानक से शांति भंग कर दी। उनके आगे आगे चल रही थी मीना, जो अभी कुछ ही दिन पहले अस्पताल में भर्ती थी। उसके हाथ में एक मेमोरी कार्ड था और आंखों में क्रोध की आग। उसने भीड़ में खड़ी कावेरी की ओर देखा और उसकी ओर उंगली उठाते हुए तेज आवाज में कहा, ये लड़की कावेरी हत्यारिन है। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। मेरे पति राजेंद्र प्रसाद उसके ड्राइवर थे। मीना की आवाज गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने इसे सुपारी देते हुए देखा और उसकी कीमत अपनी जान से चुकाए। उसने मेरे पति को मरवाया और उनकी लाश को नदी में फेंक दिया। मीना ने हाथ में पकड़ा मेमोरी कार्ड ऊपर उठाया, और मेरे पास सबूत है इस कार्ड में, इसके जुर्म का पूरा सच। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंज उठी, कैमरे और तेजी से चमकने लगे और कावेरी के चेहरे से वह नकली मासूमियत धीरे धीरे उतरने लगी। एक खुलासे ने पूरी महफिल को तूफान में बदल दिया। अभी कुछ ही देर पहले मनाली के इस आलीशान हॉल में रौनक अपने चरम पर थी। हंसी ठिठोली, बधाइयों की गूंज और जगमगाती रोशनी हर ओर बिखरी थी। लेकिन जैसे ही मीना ने वो मेमोरी कार्ड हवा में लहराते हुए अपनी आवाज में जहर घोला, सब कुछ थमसा गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया, इतना गहरा कि सुई गिरती तो उसकी आवाज भी सुनाई देती। हर निगाह अब कावेरी पर टिक गई थी। लोग फुसफुसाने लगे, क्या सच में हत्या? यकीन नहीं होता, पर वो महिला, वो मृतक ड्राइवर की पत्नी तो है ना? मैंने भी सुना था गुप्ता परिवार का कोई ड्राइवर कुछ दिन पहले मरा था। उसकी गाड़ी नदी में मिली थी, बीच रोड के पास। बदनसीबी की हद थी वो हादसा। अगर ये सब सच है तो सोचो हम किस तरह के लोगों के बीच खड़े हैं। अब भीड़ धीरे धीरे खिसकने लगी। लोग नजरें चुराते हुए कावेरी से दूरी बनाने लगे। कुछ कदम पीछे हुए तो कुछ सीधे किनारे की ओर बढ़ गए। चंद पलों में कावेरी बिल्कुल अकेली खड़ी रह गई, ठंडी जमी हुई सांसों के बीच, एकदम सीधा सच के सामने। कावेरी को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। वो सारा ध्यान, सारी चमक जो कुछ ही मिनट पहले उसके चारों ओर थी, अब उसे निगलने को तैयार थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। उसके मन में अफसोस की एक लहर दौड़ गई। अगर उसने पहले ही मीना को चुप करा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसने मुट्ठियां भींच ली, नाखून उसकी हथेलियों में धंसने लगे। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने मीना को हल्के में लिया। अब जो होना था वो तो हो चुका था, पर वो साजिशें जो उसने रची थी वो पलटकर उसी को काटने लगी थी। मनीषा और मनोहर ने एक दूसरे की ओर देखा, जो एक माता पिता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। वो बिना समय गंवाए वो अपनी बेटी के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। मनोहर ने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा, ये लेक पर्सनल प्रॉपर्टी है। किसकी इजाजत से अंदर घुसे हो तुम सब? सिक्योरिटी, इनसे कैमरे जब्त करो और बाहर निकालो इन सब को तुरंत। अचानक पूरे माहौल में हड़कंप मच गया। हॉल में अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी के लोग हरकत में आ गए। मीना ने अंदर आते समय झूठ कहा था कि ये सब लोग उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके सामान की पैकिंग में मदद करने आए हैं। गार्ड्स ने भी ज्यादा जांच नहीं की। कौन जानता था कि ये रिश्तेदार असल में छिपे हुए रिपोर्टर निकलेंगे। एक रिपोर्टर हिम्मत करके सामने आया।
उसने सीधा मनोहर से सवाल दागा, मिस्टर मनोहर गुप्ता, आप मनाली के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। क्या आप अपनी बेटी को बचाने के लिए हत्या जैसे अपराध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? मनोहर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम किस मीडिया हाउस से हो? बिना किसी सबूत के मेरी बेटी पर इल्जाम लगाते की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब तुम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। रिपोर्टर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हमारे पास सबूत है, हर बात की पुष्टि है। और ये स्टोरी, ये तो बम की तरह फूटेगी। खुद पीड़ित परिवार ने हमें बुलाया था। जब पता चला कि मामला गुप्ता परिवार से जुड़ा है, तो हमने इसे नजरअंदाज नहीं किया। मनीषा ने तुरंत मनोहर का हाथ थामा। गुस्सा मत करो मनोहर, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर हम इन्हें जबरदस्ती निकालेंगे तो मीडिया इसे हमारे डर का नाम देगा। अगर हमें कावेरी की बेगुनाही साबित करनी है तो हमें तथ्यों से लड़ना होगा, ताकत से नहीं। मनोहर ने गहरी सांस ली और खुद को संयमित किया। अब वो सीधे मीना की ओर मुड़े, जो रिपोर्टरों से घिरी हुई थी। उनकी आवाज शांत थी, पर शब्दों में कठोरता थी। मीना, मुझे राजेंद्र प्रसाद की मौत की खबर से बहुत दुख हुआ था। मैंने तुम्हारे इलाज और खर्चे के लिए पैसे भिजवाए थे, अस्पताल में तुम्हारी मदद के लिए लोग भेजे थे। उन्होंने एक पल रुककर अपना स्वर और सख्त कर लिया। अगर तुम्हें लगता है कि वो मदद पर्याप्त नहीं थी, तो मैं और मदद देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाकर उसका नाम खराब करना किसी भी तरह से सही नहीं है। दुख तुम्हारी सोच को कड़वा बना रहा है मीना। इससे तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। मनोहर की यह बातें सुनकर माहौल बदलने लगा। रिपोर्टरों के सामने मीना अब एक शोकग्रस्त और असंतुलित महिला के रूप में दिखने लगी, जो शायद मुआवजे के लालच में एक प्रतिष्ठित परिवार पर झूठा आरोप लगा रही थी। लोग फिर फुसफुसाने लगे, सही कह रहा है मनोहर जी। एक 19 साल की लड़की ऐसा भयानक काम कैसे कर सकती है? हो सकता है मीना को मुआवजा चाहिए। अब देखो न, अगर सबूत होता तो पुलिस पहले ही केस दर्ज कर लेती। मुझे भी यही लगता है, एक आदमी की आवाज भीड़ में गूंज उठी। गुप्ता परिवार तो मनाली का सबसे अमीर खानदान है। कौन नहीं चाहता होगा उस दौलत का एक हिस्सा उन्हें भी मिल जाए। ये लालच वाली हरकतें हद है। इन्हें पहले से ही कुछ पैसे दिए गए थे इंसानियत के नाते, एक महिला ने ताना मारा। पर लालची लोगों की आत्मा कभी तृप्ति नहीं होती। ये तो सच में एकदम शर्म की बात है। बिल्कुल, उनके पति की मौत से गुप्ता परिवार का क्या लेना देना? ये सब तो बेहुदा आरोप हैं। बातें फिर से हवा में तैरने लगी, जैसे किसी ने माहौल में जहर घोल दिया हो। लेकिन मीना चुप रही। उसने न चिल्लाया, न अपने बचाव में कोई सफाई दी। इसके बजाय वह हंसी। पर वह हंसी किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि कटुता और क्रोध से भरी थी। वह इतनी तीखी थी कि मनोहर और मनीषा तक के रोंगटे खड़े हो गए। एक भयानक मुस्कान के साथ मीना ने एक मेमोरी कार्ड एक पत्रकार को सौंपा। वह पत्रकार जैसे पहले से इस पल के लिए तैयार था। उसने झटपट कार्ड अपने कैमरे से जोड़ दिया। दीवार पर एक तेज रोशनी चमकी और फिर सबकी आंखों के सामने एक वीडियो प्रोजेक्ट हो गया। कैमरे की बीप के साथ मीना की आवाज गूंज उठी। ध्यान से सुनिए, ये रिकॉर्डिंग 1 महीने पहले की है, जब मेरे पति राजेंद्र प्रसाद कावेरी को उसकी कार में कहीं ले जा रहे थे। यही बातचीत उनकी मौत की वजह बनी। पहली आवाज जो सुनाई दी वह थी कावेरी की, मैं अभी शिवान जा रही हूँ। आरुषि भी वहीं है। ऐसा देहात इलाका किसी को खत्म करने के लिए एकदम सही जगह है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे खत्म कर दो। तो बताओ, क्या तुम्हारे अंदर ऐसा करने की हिम्मत है? फिर एक दूसरी आवाज सुनाई दी, जो व्यंग्य और हल्केपन से भरी थी, बस इतना ही। बताओ, अगर कर दिया तो कितना दोगी? 1 करोड़ रुपए, और कुछ नहीं। मेरी कावेरी, ये कोई सब्जी लेने जाना नहीं है, ये हत्या है। और किसी का खून करने के सिर्फ 1 करोड़। मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? भीड़ की निगाहें कावेरी पर टिक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह अपने कानों को ढक लेना चाहती थी, सब कुछ बंद कर देना चाहती थी। पर यह कैसे हुआ? उस रात जब उसने राजेंद्र को मार दिया था, उसने वही कार्ड तोड़कर पानी में फेंक दिया था। क्या राजेंद्र ने कोई और कॉपी भी बना रखी थी? मीना ने जैसे उसके मन का सवाल पढ़ लिया हो। तुम्हें उम्मीद नहीं थी, है ना? मुझे ये उसके सामान में मिला। वह स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए बोली, यही है कावेरी का अपराध और उसका मकसद। वह आरुषि को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। असली बेटी की जगह नकली बेटी। हॉल में तूफान आ गया। कई लोगों को वो पुराना वाकया याद आया, जब शिवान में आरुषि एक दिन और रात के लिए लापता हो गई थी। अफवाह थी कि उसका सौतेला भाई सचिन गुप्ता उसे पहाड़ी से नीचे धक्का देकर नदी में गिरा आया था। आरुषि किसी तरह बच गई थी। उस समय सबने उसे अफवाह मानकर भुला दिया था।
पर अब सब कुछ स्पष्ट था, यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कावेरी और उसका अपना भाई दोनों शामिल थे। कावेरी बहुत खतरनाक है, किसी ने स्तब्ध होकर कहा। मीना की हंसी और गूंज गई और उसने कहा, असल डरावना हिस्सा अभी बाकी है। पत्रकार ने एक और बटन दबाया। स्क्रीन पर अब एक नया वीडियो दिखाई देने लगा। ये किसी नदी के तट की रात का फुटेज था। कैमरा हिलता हुआ था, मानो चोरी छिपे रिकॉर्ड किया गया हो। धीरे धीरे एक रोल्स रॉयस कार का धुंधला चित्र सामने आया। कैमरा जूम किया गया और ड्राइवर राजेंद्र दिखाई दिया। तभी एक परछाई ने पीछे से उसकी गर्दन में बेल्ट डाल दिया। वह छटपटाने लगा, हाथ पैर मारने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, नसें तन गईं। और फिर अचानक वह शांत हो गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। हॉल में जैसे सबकी सांसें थम गईं। किसी ने भी इतनी भयावह सच्चाई की कल्पना नहीं की थी। पर वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ। कैमरे में कावेरी की छवि दिखाई दी, वह पूरी तरह शांत और संयमित दिख रही थी। उसने सचिन को विस्की की एक बोतल लाने का आदेश दिया। दोनों ने मिलकर बोतल का शराब राजेंद्र के मुंह में उड़ेल दी, फिर कार को धकेलकर नदी में डुबो दिया। इस नज़ारे को देख मनोहर लड़खड़ा गया, फिर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से रोका। मनीषा ने कांपते हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें हैरानी और दर्द से फटी की फटी रह गईं। क्या यही थी वह लड़की जिसे उन्होंने 18 साल अपने घर में बेटी बनाकर पाला था? तभी अचानक कावेरी ने तीव्रता से सिर झटकते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। उसने प्रोजेक्शन की ओर इशारा किया, उसकी आवाज भय और हताशा से कांप रही थी। ये वीडियो फर्जी है, तुम सबने मुझे फंसाने की साजिश रची है, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर अचानक जैसे उस पर कोई पागलपन सवार हो गया हो, कावेरी रिपोर्टर की ओर झपटी और उसके हाथ से प्रोजेक्टर छीनकर जमीन पर दे मारा। डिवाइस चकनाचूर हो गया और दीवार पर चल रही वह भयावह वीडियो एक झटके में गायब हो गई। मनीषा, जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी, जैसे किसी निद्रा से बाहर आई। उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी, जो अब कमरे के बीचों बीच अकेली बेबस खड़ी थी। उसका हृदय एक झटके में कसकर सिमट गया। वह आगे बढ़ी और कावेरी को गले लगाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की ओर से शोर उठा और सभी की निगाहें उस ओर मुड़ गईं। मनोहर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह पलटा और चीखा, क्या सब निकम्मे हो गए हो? अब भी कोई अंदर कैसे आ गया? लेकिन इस बार गार्ड्स की कोई गलती नहीं थी। अंदर आने वाले लोग ऐसे नहीं थे जिन्हें वे रोक सकते थे। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ लक्ष्मण, यानी इंस्पेक्टर लक्ष्मण शर्मा, और उनके पीछे खड़े थे पुलिस अधिकारी। उनकी उपस्थिति ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। मनीषा ने स्वाभाविक रूप से कावेरी के आगे आकर खड़ी हो गई, जैसे अपनी संतान को ढाल बनकर बचा रही हो। मनोहर भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और लोकेश से बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? क्या केस में कुछ प्रगति हुई है? उसकी आवाज में उम्मीद की एक झलक थी, कोई भी सूचना जो उसकी बेटी को निर्दोष साबित कर सके। लेकिन लक्ष्मण बिना रुके सीधे कावेरी की ओर बढ़े। उनकी आवाज कठोर और अडिग थी, मिस कावेरी, आप पर प्री प्लान्ड मर्डर का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। पुलिस की मौजूदगी ने सारी अटकलों को सच्चाई में बदल दिया। अब ये सिर्फ अफवाह या संदेह नहीं रह गया था, कावेरी का दोषी होना लगभग स्पष्ट लगने लगा था। रिपोर्टर ऐसे टूट पड़े जैसे मांस पर गेंद। कैमरे चमकने लगे, फ्लैश लगातार चल रहे थे और उनकी रोशनी में कावेरी का आंसुओं से भीगा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मनोहर और मनीषा जैसे वज्र से आघात खाकर स्थिर हो गए। सार्थक तक अवाक खड़ा रहा, जैसे सब कुछ समझने में असमर्थ हो। एक अधिकारी ने कावेरी की ओर बढ़ते हुए हथकड़ी निकाली तो वह घबरा गई। उसकी आवाज भर्राई, मैंने किसी को नहीं मारा। आप सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे फंसाया जा रहा है। उसके चेहरे का सारा श्रृंगार बह चुका था, काजल और आंसू मिलकर एक अजीब सी लकीरें खींच चुके थे। वह मनीषा की बाह को कसकर पकड़े रही, जैसे एक डूबती हुई नाव की पतवार थामे हो। माँ, आप तो मुझे जानती हैं ना, आपने मुझे पाला है। क्या आप सोच सकती हैं कि मैंने किसी की जान ली होगी? मनीषा की आंखों में आंसू भर आए। उसकी वह बेटी, जिसे उसने फूलों की तरह पाला, आज दुनिया की नजरों में हत्यारिन बन गई थी। लेकिन उसकी ममता ने उसे विवेकहीन बना दिया। नहीं, मनीषा दहाड़ पड़ी और लक्ष्मण के सामने खड़ी हो गई। एक वीडियो के आधार पर आप मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। फर्जी वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास और क्या सबूत है? लक्ष्मण ने एक गहरी सांस ली और मनोहर की ओर देखा। उनका स्वर संयमित लेकिन कठोर था। मिसेस गुप्ता, हम बिना ठोस सबूत के यहाँ नहीं होते। क्या आप चाहेंगी कि मैं यहाँ सभी मीडिया वालों के सामने वो प्रमाण दिखाऊं?
यह एक अप्रत्यक्ष चेतावनी थी, अगर सबूत यहीं उजागर हुए तो गुप्ता परिवार की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन मनीषा अब किसी और ही युद्धभूमि पर थी। उसका मातृत्व विवेक पर भारी था। अगर आपके पास कुछ है तो यही दिखाए, वरना ये सब एक घिनौना षड्यंत्र है। लक्ष्मण ने एक संकेत दिया। एक जवान अधिकारी आगे आया और दो दस्तावेज मनीषा को सौंपे, एक गिरफ्तारी वारंट और दूसरा राजेंद्र प्रसाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट्स को देखते ही मनीषा जमीन पर गिर पड़ी। आखिर क्या था उस रिपोर्ट में? क्या कावेरी का खेल इस बार सच में खत्म हो जाएगा, या मनीषा की ममता फिर कोई नया खेल रचेगी? 6. कावेरी को जेल, आरुषि का गुप्ता परिवार से सारे रिश्ते खत्म। अधिकारी की आवाज स्थिर थी। मृत्यु का समय वीडियो में दिखाए गए समय से मेल खाता है। मृत्यु का कारण गला घोंटना। गर्दन पर मिले निशान वही हैं जो वीडियो में दिखाए गए उपकरण से मेल खाते हैं। पोस्टमार्टम में ये भी पाया गया कि मृतक को बड़ी मात्रा में शराब जबरन पिलाई गई थी और फिर उसका शव पानी में फेंका गया। ये सब उस वीडियो में दिखाए गए घटनाक्रम से मेल खाते हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। मनीषा के हाथ से कागज कांपते हुए नीचे गिर पड़े। कावेरी की आंखों से बहते आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका पूरा चेहरा दहशत, हताशा और अविश्वास में डूब चुका था। और उस क्षण मनोहर को पहली बार वह बेटी अजनबी लगी जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। लक्ष्मण ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहना जारी रखा, इसके अलावा हमारी फॉरेंसिक टीम ने वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि कर दी है। उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या एडिटिंग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये वीडियो पूरी तरह से असली है और अदालत में स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। उसने एक पल के लिए रुककर सब पर अपने शब्दों का भार गिरने दिया, फिर आगे बोला, जिस रात राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई, कावेरी ने उन्हें मॉल चलने के लिए कहा ताकि वह अपने खरीदे सामान उठवा सके। ये बात मॉल की सुरक्षा कैमरों की फुटेज और वहां के स्टाफ की गवाही से प्रमाणित हो चुकी है। सड़क के कैमरों में दिखता है कि राजेंद्र ने एक बैंक में रुककर कावेरी के लिए 1 लाख रुपये नकद निकाले। उसके बाद दोनों को आखिरी बार डंपिंग यार्ड की ओर गाड़ी में जाते देखा गया। अंतिम फुटेज में गाड़ी नदी के तट की दिशा में जाती हुई दिखती है। बस कीजिए, अब और नहीं, मनोहर ने बीच में ही रोकते हुए कहा। उसकी आवाज में हार का दर्द था, लेकिन साथ ही पिता की कठोरता भी। इंस्पेक्टर लक्ष्मण, मुझे आपके विभाग पर पूरा भरोसा है। यदि मेरी बेटी दोषी है तो कानून उसके साथ जैसा उचित होगा वैसा करेगा, और अगर वह निर्दोष है तो सच सामने आकर उसकी बेगुनाही सिद्ध करेगा। पीछे खड़ी आरुषि गुप्ता ने मनोहर के शब्दों की बारीकी को पहचानते हुए भौहें चढ़ाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कावेरी को दोषी घोषित नहीं किया था, बल्कि उसे जांच में सहयोग देने जैसा बताया। यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह एक सोच समझकर उठाया गया कदम था, कावेरी को कानून के हवाले करते हुए भी उसका पक्ष बचाने का। मनोहर ने पत्रकारों के सामने एक सजग पिता की तरह गंभीरता से कहा, इंस्पेक्टर लक्ष्मण, उसे ले जाए। लक्ष्मण ने सिर हिलाया और अपने 2 अफसरों को इशारा किया। दोनों हाथ में हथकड़ी लेकर आगे बढ़े, लेकिन कावेरी इसे एक सोची समझी योजना नहीं बल्कि अपने पिता का त्याग समझ रही थी। उसका चेहरा फटे हुए बादल जैसा लग रहा था, परेशान, टूटा हुआ और निराश। वह चीखने लगी, पापा प्लीज, इन्हें मत ले जाने दीजिए। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मनीषा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह अपनी बेटी को मजबूती से पकड़कर रो पड़ी, पर अफसरों का हाथ कठोर था। उन्होंने माँ बेटी को अलग किया और कावेरी के चीखते हुए स्वर गूंजते रहे, माँ, मुझे बचा लो, माँ। उस क्षण में कावेरी ने अकेलेपन का वह स्वाद चखा जो आत्मा को चीर देता है। जैसे कोई पेड़ आंधी में अकेला खड़ा हो, बिना किसी सहारे के। जैसे ही वे उसे बाहर ले जा रहे थे, उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढती रहीं। उसकी नजर आशीष पर पड़ी, जिसका चेहरा निराशा और पीड़ा से झुका हुआ था। उसे एक नजर ने उसके दिल को चीर दिया। उसका आत्मबल उसी क्षण टूट गया। अपने अंदर उबलते क्रोध और दुख को लेकर वह मुड़ी और सीधी आरुषि की ओर देखा। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था, आरुषि, ये सब तुमने किया है, ये सब तुम्हारी साजिश है। उसकी चीखती हुई आवाज दूर जाती रही, लेकिन उसका असर कमरे में ठहरा रहा। मनीषा सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ी, जैसे उसका दिल फट गया हो। हमेशा शांत, सभ्य और प्रतिष्ठित मनीषा अब बिखर चुकी थी। सार्थक तुरंत आगे आया और उसे पत्रकारों की नजरों से बचाने के लिए सामने खड़ा हो गया। मनोहर, जिनकी आंखें भी अब आंसुओं से भीगी थीं, सब कुछ अनदेखा करते हुए मीना के पास पहुंचे। उसके सामने खड़े होकर कांपती आवाज में बोले, ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें और राजेंद्र दोनों को धोखा दिया। मैं
मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मीना का चेहरा आंसुओं से भरा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खाली थीं। वह जैसे पत्थर बन चुकी थी। उसने वो वीडियो कितनी बार देखा था, हर बार उस दर्द को महसूस किया था जो राजेंद्र की आखिरी सांसों के साथ गया था। वह दर्द अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। मनोहर ने आंखें पोंछी और सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया। वे समझ गए और पत्रकारों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। रिपोर्टर, जो अभी तक घटनाओं को कैद कर रहे थे, खुशी खुशी स्कूप लेकर रवाना हो गए। मेहमानों को भी शालीनता से बाहर भेजा गया, जिसमें आशीष और कनिका भी थे। अब केवल गुप्ता परिवार और मीना बची थीं। कमरे में पसरे सन्नाटे को मनीषा की फटी हुई आवाज ने तोड़ा। वह जमीन से उठते हुए अचानक मीना पर झपटी और उसका हाथ पकड़कर चीख पड़ी, तुम्हें किसने कहा ऐसा करने को? किसने उकसाया तुम्हें? कौन है इसके पीछे? बोलो। उसकी आवाज गूंजती रही, लेकिन मीना का चेहरा पत्थर की मूर्ति जैसा ही रहा, एकदम निर्जीव, शांत और बिना किसी प्रतिक्रिया के था। आज रात की घटनाएं किसी जटिल साजिश की तरह एक के बाद एक सामने आती रहीं। हर एक कदम जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पहले से तय किया गया हो। सबसे पहले मीना ने गुप्ता निवास में प्रवेश किया, पत्रकारों को साथ लाकर। उसका आरोप बम की तरह फूटा और हर शख्स की सांसें थम गईं। मेहमान स्तब्ध रह गए और परिवार को खुद को संभालने तक का वक्त नहीं मिला। फिर जैसे पहले से तय हो, लक्ष्मण अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कावेरी पर आरोप लगाए और उसे हिरासत में ले लिया। ये सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि लगा जैसे एक अच्छी तरह रची गई पटकथा हो। हर कदम अगले को जन्म दे रहा था। मनीषा का मन इस विचार को मानने को तैयार नहीं था कि यह सब केवल एक नौकरानी मीना ने किया होगा। एक साधारण महिला जिसे खाना बनाना और सफाई करनी आती है, वह इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच सकती है? मनीषा ने अपने भीतर उठती आशंका को खुद से पूछा। इसके पीछे कोई और है, कोई जो पर्दे के पीछे से डोरियां खींच रहा है। उसने गुस्से में भरकर मीना की ओर देखा और चीख पड़ी, कौन है इसके पीछे? मुझे नाम बता। मीना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। एक कड़वी मुस्कान उसके होठों पर फैली और उसका सिर धीरे धीरे आरुषि की ओर मुड़ गया। वही, तुम्हारी दूसरी लाडली बेटी, उसने शांति से कहा, जैसे वह कई बार यह वाक्य खुद से दोहरा चुकी हो। उसके शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। मनीषा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सच ये था कि आरुषि ने मीना की मदद की थी। उसके सुझाव और योजनाबद्ध कदमों ने ही मीना को यह मौका दिया कि वह कावेरी को बेनकाब कर सके। लेकिन मीना का आभार उसके मन में नफरत से भी रंगा हुआ था। वह जानती थी कि आरुषि के पास पहले से सबूत थे। वह चाहती तो सब कुछ रोक सकती थी, राजेंद्र प्रसाद की हत्या टाली जा सकती थी। लेकिन आरुषि ने चुपचाप सब कुछ होते देखा। मीना के लिए गुप्ता परिवार की दोनों बेटियां दोषी थीं, एक कातिल और दूसरी मूक दर्शक। उसने सिर ऊंचा रखा, उसकी आंखों में बदले की संतुष्टि साफ झलक रही थी। मनीषा गुस्से से कांप उठी। वह बेकाबू होकर आरुषि की ओर लपकी और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। आरुषि का सिर झटका खाकर एक ओर हो गया। उसकी टाई की हुई पोनीटेल झटक से खुल गई और उसकी गाल पर एक लाल छाप उभर आई। आरुषि के कानों में थप्पड़ की गूंज अब भी तैर रही थी, लेकिन मनीषा की आवाज उसमें घुल चुकी थी, तेज, कठोर और निर्मम। काश तू मेरी बेटी ही न होती। निकल जा यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जा। उस क्षण मनीषा का चेहरा हूबहू यामिनी जैसा लगने लगा। वही आग उगलती आंखें, वही असहनीय घृणा और वही शब्द जो किसी भी दिल को चीर कर रख दें। आरुषि हंसना चाहती थी इस विडंबना पर कि जिस नफरत से वह हमेशा बचती रही, उसी में वह खुद घिर गई थी। लेकिन उसके सूजे हुए गाल ने उस मुस्कान को भी रोक दिया। अचानक मनीषा ने फिर से हाथ उठाया, एक बार फिर वही हिंसा, वही दम्भ, वही नफरत जो इतने सालों से उसके भीतर जमा थी। लेकिन इस बार आरुषि का चेहरा बिल्कुल नहीं हिला। उसने उस हाथ को हवा में ही रोक लिया। मनीषा चौंक गई। उसके हाथ की कलाई पर आरुषि की पकड़ मजबूत थी, इतनी मजबूत कि उसमें कंपन दौड़ गया। उसके चेहरे पर अचकचाहट साफ झलक रही थी, लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली थी आरुषि की आंखें। वो अब किसी मासूम की नहीं थी, वो एक ऐसी स्त्री की थी जिसने सब सह लिया, लेकिन अब और नहीं। आरुषि का स्वर ठंडा, गूंजता हुआ और कड़वा था। मिस गुप्ता, उसने कहा, वो पिछला थप्पड़ जो मैंने खाया था, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको एक बार मां कहा था। मैंने उसकी सजा भुगत ली। पर अगर अगली बार आपने मुझ पर हाथ उठाने की सोची भी, तो हो सकता है आपका ये हाथ ही न बचे। उसकी आवाज में कोई चिल्लाहट नहीं थी, कोई ऊंचाई नहीं, बस एक स्थिर, निर्दयी शांति थी जो मनीषा के चेहरे का सारा रंग छीन ले गई।
आरुषि ने हाथ झटक कर उसे पीछे किया और एक कदम आगे बढ़कर आंखों में आंखें डालकर बोली, गुप्ता परिवार से तो अच्छा वो सचिन का गुप्ता परिवार था। कम से कम वो जो करते थे सामने से करते थे। उनकी नफरत में दिखावा नहीं था। लेकिन आप लोगों की मुस्कुराहटों के पीछे जहर है। आप लोगों की चुप्पियों में मौतें छुपी हैं। मनीषा हक्की बक्की सी देखती रही, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि यह वही आरुषि है जिसे उसने हमेशा भावहीन और दब्बू समझा था। आरुषि अब रुकने वाली नहीं थी। उसके भीतर का लावा अब मुक्ति मांग रहा था। वो आगे बढ़ी, हर शब्द गूंजता था जैसे दीवारों पर चोट कर रहा हो। कावेरी ने मुझे किडनैप करवाया। तुम लोगों ने क्या किया? क्या तुमने एक बार भी उससे पूछा क्यों किया उसने ऐसा? उसने मुझे जहर देने की कोशिश की। उसी की वजह से रागिनी की जान गई। तुमने क्या किया? सिर्फ आंखें फेर लीं, सिर्फ चुप्पी। मनीषा का चेहरा अब उतना ही पीला हो गया था जितना उसके मन का डर। आरुषि की आवाज भारी होती जा रही थी, जैसे किसी बवंडर में सब कुछ बहा देने वाली हो। मेरे अपने गांव में जहां मेरी जड़ें हैं वहीं मुझे मरवाने की साजिश की गई। और तुम सबने क्या किया? बस ये सोच लिया कि आरुषि तो फिर से उठ खड़ी होगी ना। जैसे मैं इंसान नहीं, कोई कठपुतली हूं जिसे जब चाहे जैसे चाहे नचाओ। अब उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन क्रोध से। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे आंसू आना चाहते हों पर वो खुद उन्हें इजाजत नहीं दे रही थी। और रही बात इस घर में लाने की, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या मैंने कहा था कि मुझे यहां लेकर आओ? नहीं, तुम लोग मुझे इसलिए लाए ताकि अपने दिल को तसल्ली दे सको कि चलो इंसानियत निभाए। लेकिन मैं तुम्हारा बोझ नहीं हूं मिस गुप्ता, और न ही तुम्हारे पश्चाताप का हिस्सा। आरुषि की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन अब उसकी पीठ सीधी थी, आंखों में डर नहीं बल्कि आक्रोश था। उसने चारों ओर देखा, हर चित्र, हर फर्नीचर, हर दीवार अब उसे झूठा लगता था। तुम सबने मुझे इस्तेमाल किया, उसने कहा, कभी भावनाओं के नाम पर, कभी कर्तव्य के नाम पर। लेकिन अब और नहीं। मैं आरुषि गुप्ता हूं, और अब मैं सिर्फ तुम्हारी यादों में रहूंगी, उन यादों में जो तुमसे नजरें नहीं मिला पाने देंगी। मनीषा का चेहरा अब पूरी तरह विवर्ण था। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा जैसे जड़ हो चुकी थी। उसने पहली बार आरुषि को नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों को सामने देखा था। पर कहते हैं ना, एक बार आप अंधे को तो सच दिखा सकते हो, पर आंख बंद करने वाले को नहीं। मनीषा चिल्लाए, निकल जाओ मेरे घर से। वही आरुषि आगे बिना कुछ कहे, वह धीरे से आगे बढ़ी, दरवाजे के पास रखा अपना कोट और छोटा बैग उठाया। बैग लगभग खाली था, उसमें सिर्फ एक सुई का डिब्बा, फोन और उसका चार्जर और 2 किताबें। बस यही चीजें थीं जो वह सच में अपनी कह सकती थी इस गुप्ता निवास में। सार्थक ने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखा। उसका मन उसे पीछे खींच रहा था, लेकिन मनीषा की कड़ी आवाज उसे रोकने में कामयाब रही। वहीं खड़े रहो, अगर बाहर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ। सार्थक की भौहें सिकुड़ गईं। उसके अंदर द्वंद्व चल रहा था, फर्ज और मोह के बीच। उसने मनोहर की ओर देखा, शायद कोई समर्थन मिलेगा। लेकिन उसके पिता चुप थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस खामोशी का बोझ उसे और तोड़ने लगा। अंततः वह वहीं खड़ा रह गया। वह समझ रहा था कि आरुषि ने जो किया, वह परिवार के नाम पर कलंक था। केवल कावेरी नहीं, पूरा गुप्ता नाम अब सवालों के घेरे में था। पर आरुषि का क्या? उसके साथ भी तो गलत हुआ। उसके मन में खींच भर गई। सर दर्द से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, काली हंस का लॉकेट। यही वह लॉकेट था जो उसने कभी कावेरी के लिए खरीदा था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था। और अब वह लॉकेट उसी बहन के पास था जो सब कुछ छोड़कर जा रही थी, पीछे केवल तूफान छोड़ती हुई। ब्लैक स्वान वाला हार वहीं पड़ा रह गया था, छोड़ दिया गया, जैसे किसी बीते रिश्ते की चुप्पी हो। सार्थक ने उसे देखा और सीने में एक अजीब सी टीस महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी आशंका भीतर तक समा गई हो, आरुषि वापस नहीं आने वाली। वह इस घर और इसमें बसी हर याद को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। वही बाहर अब हल्की बरबरी शुरू हो चुकी थी, वही उस बर्फबारी में आरुषि आसमान की ओर देखकर बस एक लाइन कहती है, ये अध्याय अब खत्म हुआ। उधर दुनिया के किसी कोने में एक शख्स अपने फोन पर कहता है, उस लड़की पर नजर रखो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या सच में आरुषि की कहानी गई खत्म हो गई? क्या कावेरी को सच में इस बार उसके लिए की सजा मिलेगी? क्या आरुषि और गुप्ता परिवार का रिश्ता यहीं पर खत्म हुआ? 7 राघव का आरुषि को बर्थडे गिफ्ट। उधर एक तरफ मनाली के प्राइवेट एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट धीरे धीरे टैक्सी करते हुए रुका।
उसके दरवाजे खुले और एक लंबा सख्त आभा वाला शख्स सीढ़ियों से नीचे उतरा। राघव कपूर, जिसने एक बेहद महत्वपूर्ण बिजनेस दौरा बीच में ही छोड़ दिया था। वह सीधे बाहर खड़ी काली लग्जरी कार में बैठा और ड्राइवर को आदेश दिया, आरुषि ने इन 2 दिनों में क्या किया। राघव ने मनाली इतनी जल्दी छोड़ा था कि उसे आखिरी बार आरुषि से मिलने का होश भी नहीं था। लेकिन इन 2 दिनों में भी आरुषि का ख्याल उसके मन से गया नहीं। उसे डर था कि कहीं फिर से वह उसकी पकड़ से फिसल न जाए। उसके लोगों को अब राघव की आरुषि में दिलचस्पी कोई नई बात नहीं लगती थी। उसने सामान्य स्वर में उत्तर दिया, सर, आज मिस आरुषि का जन्मदिन था। गुप्ता परिवार ने उनके लिए पार्टी रखी थी। शुरुआत तो काफी हर्षोल्लास से हुई, लेकिन क्या? राघव की आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पार्टी में एक घटना हो गई सर। कुछ दिन पहले गुप्ता परिवार के एक ड्राइवर की मृत्यु हुई थी और आज कावेरी पर उसमें शामिल होने का आरोप लगा। उन्हें पुलिस ले गई। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। और इसका आरुषि से क्या लेना देना? असिस्टेंट ने धीरे से कहा जा रहा है कि आरुषि ही थी जिन्होंने कावेरी के खिलाफ सबूत दिए। जब मनोहर जी और मनीषा जी को ये बात पता चली तो उन्होंने आरुषि को थप्पड़ मारे और घर से निकाल दिया। इन शब्दों को सुनते ही कार के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे हवा में बिजली बह रही हो। फिर राघव की एक धीमी पर क्रोधित हंसी गूंज उठी। वह हंसी डरावनी थी, ठंडी, व्यंग्यात्मक और भीतर तक कंपा देने वाली। उन्होंने उसे मारा। उसकी आवाज में छुपा उबाल ड्राइवर के रोंगटे खड़े कर गया। गुप्ता निवास चलो, अभी। कार बिना कोई देरी किए यूटर्न लेकर सीधा गुप्ता हाउस की ओर दौड़ पड़ी। जब वे पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। आरुषि जा चुकी थी और उसका कोई अता पता नहीं था। उसे ढूंढो, राघव ने बर्फीले स्वर में कहा। मुझे उसके हर कदम की खबर चाहिए। उसने गुप्ता निवास की ओर देखा। उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया था। ऐसा लग रहा था मानो वह पल में इस हवेली को धूल में मिला सकता है। ड्राइवर ने राघव के चेहरे के भावों को पढ़ लिया और शुक्र मनाया कि उसका गुस्सा इस बार चिंता में बदल चुका था, वरना ये घर अब तक सिर्फ राख होता। गुप्ता निवास के अंदर हंगामा मचा हुआ था। मनीषा सदमे में बेहोश हो गई थी और घर के डॉक्टर ने आकर कहा कि उन्हें बस आराम की जरूरत है। तब जाकर मनोहर और सार्थक को थोड़ी राहत मिली। मनोहर थके हुए और टूटे हुए उस कमरे से बाहर निकले जहां मनीषा अब भी बेसुध पड़ी थी। नींद में भी वह उनके हाथ को कसकर थामे थी और बड़बड़ा रही थी, कावेरी को बचा लो, किसी भी तरह उसे बचा लो। मनोहर का दिल चक्की में पिसे आटे सा लग रहा था। कावेरी उनकी अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन वर्षों से वही उनकी दुनिया थी। उन्होंने उसे सिर आंखों पर रखा, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया और उसके लिए दुनिया से भी लड़ने को तैयार रहे। लेकिन आज उस पर हत्या का आरोप था और सबूत किसी और ने नहीं, खुद आरुषि ने दिए थे। अब कावेरी पर एक जघन्य अपराध का आरोप लगा था। मनोहर का गुस्सा और निराशा वास्तविक थे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उसकी यह अनिच्छा थी कि वह अपनी बेटी की जिंदगी तबाह होते हुए देखे। वह हर हाल में उसे बचाने को तैयार था। अपने अंदर की सारी कठोरता समेटकर वह मीना से मिला। उसके आवाज में पछतावे और सच्चाई की धुन थी। मीना, मैं जितना माफी मांगूं कम है। मेरे परिवार ने तुम्हें और तुम्हारे पति को बुरी तरह निराश किया और मैं शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिंदगी को तो आगे बढ़ना ही होता है। चलो बैठकर बात करते हैं, ठीक है? मीना की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मनोहर गुप्ता, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। क्या तुम वो दे सकते हो? मनोहर ने जैसे सुना ही नहीं। 1 करोड़? क्या उससे तुम्हारी पीड़ा कुछ कम होगी? या 5 करोड़, 10, 20 करोड़ भी अगर कम है तो बताओ। मीना की आंखों में पहली बार कुछ हलचल हुई। इतनी बड़ी रकम ने एक पल के लिए उसकी सोच को झकझोर दिया। मनोहर ने उसका वह संकोच भांप लिया और सीधा वार किया। अगर तुम ये समझौते की चिट्ठी साइन कर दो तो मैं 50 करोड़ देने को तैयार हूं। अगर पैसा किसी को मना नहीं सकता था तो इसका मतलब सिर्फ इतना था कि प्रस्ताव पर्याप्त नहीं था। और मनोहर गुप्ता ये बात अच्छे से जानते थे। उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी और अगर उससे वो अपनी बेटी की जान बचा पाते तो 50 करोड़ उनके लिए एक मामूली खर्च था। शुरुआत में मीना उसमें रुचि न लेने वाली लगी, लेकिन समय बीतते ही उसकी जिद कमजोर पड़ने लगी। 50 करोड़ एक इतनी बड़ी राशि थी कि उसके बाद जिंदगी में कभी अभाव का नाम भी न आता। लेकिन उस सवाल ने उसे फिर जकड़ लिया। क्या इसी के लिए वह लड़ रही थी? क्या उसके पति की मौत की कीमत सिर्फ इतना ही थी? मनोहर ने पानी की एक चुस्की ली, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह बोले, मीना, तुम सालों से हमारे परिवार के साथ हो। तुम जानती हो मैं कैसा इंसान हूं।
उनकी बात में साफ संकेत था, अगर मीना समझौता कर लेती है तो सब शांति से निपट सकता है, नहीं तो मनोहर अपने रसूख और दौलत से कावेरी को बचाने के लिए कोई भी सीमा पार कर सकता था। मीना के भीतर की ज्वाला धीरे धीरे ठंडी हो गई। कुछ पल की निस्तब्धता के बाद वह बमुश्किल बोली, ठीक है, मैं मानती हूँ। रात ठंडी और शहर रोशनी से जगमगा रहा था। उधर एक करोड़ों की लग्जरी कार शहर के मुख्य बाजार के चक्कर काट रही थी। ड्राइवर बेचैनी से स्टीयरिंग घुमा रहा था, जबकि पीछे की सीट पर राघव कपूर चुपचाप बैठे थे, चेहरा सख्त और आंखें क्रोध से भरी हुई। अब तक कुछ पता नहीं चला। उनकी आवाज में झंझनाहट थी। सर, मिल गया है, असिस्टेंट ने राहत की सांस लेते हुए कहा। आरुषि गुप्ता। आज गुप्ता हवेली से जब निकली थी, फिर शहर के सेंटर तक उसने टैक्सी ली थी। कैमरों से पुष्टि हो गई है। राघव की नजरें सामने टिकी थीं। उनका चेहरा कठोर संकल्प का पुतला बना हुआ लग रहा था। आखिरकार उन्हें आरुषि मिल गई थी, और वह भी मनाली के सबसे ऊंचे टावर, मनाली टावर की छत पर। यह इमारत शहर की शान थी। विशाल घड़ी और दृश्यदर्शी मंच से शहर का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता था। राघव छत पर पहुंचे और एक क्षण के लिए ठहर गए। वो वहां थी, आरुषि गुप्ता। डेक के बीचों बीच रखी कुर्सी पर आरुषि गुप्ता टांगे टिकाए बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा केक का टुकड़ा था, जिसे वह धीरे धीरे खा रही थी। उसका अंदाज बेपरवाह था, जैसे इस दुनिया में उसका कोई डर ही न बचा हो। लेकिन राघव कपूर के सीने में उसे इस हाल में देखकर एक टीस सी उठी। उसने अपने स्टाफ से कुछ धीमे स्वर में कहा। वे लोग फौरन सिर हिलाकर उसे अकेला छोड़ते हुए वहां से चले गए। राघव दृढ़ कदमों से उसकी ओर बढ़ा, उसकी जूतों की आवाज लकड़ी की डेक पर गूंज रही थी। आरुषि ने चौंककर ऊपर देखा। उसने पूरे पैसे खर्च कर यह छत पूरी तरह अपने लिए रिजर्व करवाई थी। कोई अंदर कैसे आ गया? लेकिन जब उसने देखा कि वह राघव है, तो हैरानी की जगह एक हल्की मुस्कान आ गई उसके चेहरे पर। मिस्टर कपूर, उसने सिर हल्का सा झुकाते हुए कहा, आप यहाँ। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। क्या आप तमाशा देखने आए हैं? शायद मेरे हालात पर एक ठहाका लगाने। उसके चेहरे पर पड़े नीले निशान अब भी साफ नजर आ रहे थे। एक लाल थप्पड़ का निशान उसकी गोरी त्वचा पर अब भी चमक रहा था। लेकिन आरुषि में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने इससे भी बुरे हालात में राघव का सामना किया था। एक बार तो उसकी टांग में गोली लगी थी और उसने मदद की भीख मांगने के लिए खुद को घिसटते हुए उसके कदमों में खुद को गिरा दिया था। उन दिनों के मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। उसका लहजा हल्का था, मानो मजाक में कह रही हो, लेकिन राघव नहीं हंसा। उसकी आंखों में कुछ और ही भाव था, कुछ ऐसा जो आरुषि ने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक कदम और आगे बढ़ा, और फिर कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद न आरुषि को थी, न किसी और को। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आरुषि की आंखों को ढांक लिया। अचानक आरुषि की निगाहों में अंधेरा छा गया, जब उसकी गर्म रूखी हथेली उसकी भौहों और पलकों को छू गई। वह उसके स्पर्श के नीचे पलकें झपकाती रह गई, भ्रमित। अगर तुम्हारा दिल मुस्कुराने का नहीं है, तो मुस्कुराओ मत, राघव ने बेहद शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, एक अडिग दृढ़ता। आरुषि सन रह गई। उसकी सांस हल्की सी अटक गई। वह हमेशा अपनी भावनाओं को एक मुस्कान के पीछे छिपा लेती थी, लेकिन राघव, वह देख चुका था उस नकाब के पीछे भी। आरुषि ने हैरानी से पलकें झपकाईं, फिर हल्की सी हंसी निकल पड़ी। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मुस्कुराऊं, तो मेरी आंखों की जगह मुंह ढकना चाहिए था, है ना? क्या फायदा इसका? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि राघव ने अचानक झुककर उसके होठों पर एक चुपचाप कोमल चुंबन दे दिया। उसकी आंखें अब भी ढकी थीं, लेकिन वो उसकी गर्माहट महसूस कर सकती थी। उसकी सांसों में वो हल्की, साफ सुथरी खुशबू घुल गई थी जो राघव के पास हमेशा रहती थी। ये एक क्षणिक स्पर्श था, बेहद संक्षिप्त। जब वो पीछे हटा तो उसने अपनी हथेली आरुषि की आंखों से हटा ली, और आरुषि बस स्तब्ध रह गई। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब सच था या सपना। अगर उसके होठों पर वो बची हुई गर्मी ना होती, तो शायद वो मान लेती कि ये सब उसकी कल्पना थी। राघव, हमेशा की तरह शांत, पास रखी एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसका चेहरा भावहीन था, मानो अभी कुछ हुआ ही न हो। फिर उसने हल्के इशारे से स्टाफ को बुलाया। आरुषि ने दांत भींच लिए, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। उसके भीतर जो तूफान चल रहा था, उस पर राघव की इस एक हरकत ने जैसे पानी फेर दिया। कुछ ही पलों में छत पर एक नर्म हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग ट्रे में ताज़ा सामग्री लेकर आए, तो कुछ रसोई के उपकरण। शीघ्र ही एक टीम शेफ वहां एक किचन तैयार करने लगी। छत, जो अब तक वीरान सी थी, अब एक निजी, आलीशान रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई थी।
चारों ओर खाने की लाजवाब खुशबू फैल गई थी। आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने पहचाना कि ये वही शेफ हैं जो मनाली के सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट डाइनिंग सर्विस से थे। उनका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि सिर्फ पैसे होना भी उन्हें बुक करने के लिए काफी नहीं था। फिर भी वो आज यहाँ थे। हर डिश बेमिसाल तरीके से प्लेट की गई थी, साथ ही कॉकटेल भी पेश किए गए। वो पूरी टीम उसी सलीके से छत से विदा हो गई जैसे आई थी। आरुषि ने एक बाइट लिया। स्टीक एकदम परफेक्टली पकाया गया था, मुंह में जाते ही घुल गया। कमाल है, उसने अनमने स्वर में कहा। भोजन खत्म करने के बाद वह उठी, अपनी बाहें फैलाकर तनिक खिंचाव लिया और कुछ कहने ही वाली थी कि एक गूंजदार धमाका शहर में गूंजा। उसकी निगाहें क्षितिज की ओर दौड़ी और उसी क्षण पहला आतिशबाजी का गुच्छा रात के आसमान में उजास बनकर फूट पड़ा। एक के बाद एक रंगीन फुलझड़ियां, फिर दर्जनों और फिर सैकड़ों पूरे शहर को रंगों की बारिश में नहाने लगी। चारों ओर की इमारतें सुनहरी, जामुनी और लाल रोशनी में नहाई हुई लग रही थीं। पूरी मनाली जैसे एक जादुई दृश्य में बदल गई थी। आरुषि स्तब्ध खड़ी रही, सांस थमी हुई। लेकिन शो यहीं खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही आतिशबाजी थमी, हर दिशा से छोटे छोटे रोशन लालटेन हवा में ऊपर उठने लगे। गर्म, सुनहरी रोशनी से दमकते हुए वे हवा में तैरने लगे। और फिर जो हुआ उसने आरुषि को और भी चौंका दिया। हर ओर से ड्रोन उठे, प्रकाशमान संगीत की लय में तैरते हुए आकाश में तरह तरह के आकार बना रहे थे। सितारों की नदी सी बहती हुई प्रतीत हो रही थी। आरुषि बस देखती रह गई, मानो समय थम गया हो। उसकी निगाहें अब राघव पर जा टिकी। चांदनी उसकी तीव्र, नुकीली नक्शों वाली सूरत पर छाया प्रकाश की लहरें उकेर रही थी। राघव में हमेशा से एक भूल गहराई रही थी, एक दूरी जो अनजाने में सबको पीछे हटा देती थी। लेकिन आज आरुषि को उससे डर नहीं लग रहा था। वो मुस्कुराई, हल्की, सादी हुई। वर्षों बाद उसकी मुस्कुराहट सच्ची थी। राघव की निगाहें उससे मिलीं। उसकी आंखें शांत लेकिन गंभीर थीं, जैसे उनमें कोई घोषणा छिपी हो जिसे शब्दों की आवश्यकता न हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मौन में ही सब कुछ कह दिया गया था। नीचे राघव कपूर की टीम पूरी मेहनत से ड्रोन को समन्वित करने में जुटी हुई थी। तेज रोशनी से चमकता वह नियंत्रण पैनल उनकी टेबलों पर सजा था और चारों ओर तनाव की परछाइयां फैल चुकी थीं। काफी नहीं है, और ड्रोन चाहिए, एक तकनीकी विशेषज्ञ ने लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आंखों से पसीना टपक रहा था, हाथों में कंट्रोलर कांप रहे थे। एक दूसरा लड़का जो बमुश्किल 20-22 का होगा, आकाश की ओर देखता रहा। दर्जनों ड्रोन पहले ही रात के आकाश को चमकदार नीले, सुनहरे और चांदी जैसे रंगों से रंग चुके थे। उसमें साहसी पंखुड़ियों की आकृतियां, दिल के आकार और अक्षरों का सजीव प्रदर्शन भी हो चुका था। क्या ये काफी नहीं है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी थकावट और थोड़ी हैरानी थी। काफी। पहला लड़का उसकी ओर घूमा, उसकी आंखें विस्मय और उत्तेजना से चौड़ी हो गईं। तू रोमांस के बारे में क्या जानता है? ये बस कोई शो नहीं है, ये जादू है। मिस्टर कपूर यानी राघव पहली बार अपनी भावनाओं को खुलेआम दिखा रहे हैं। और ऊपर जो मंच पर खड़ी है आरुषि गुप्ता, वो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जल्द ही मिसेज कपूर कहलाएगी। अब ड्रामा बंद कर और ज्यादा ड्रोन जोड़। समझ गया, अभी करता हूँ, लड़का बोला और तुरंत पैनल की ओर झुक गया, अपनी उंगलियां तेजी से चलाने लगा। ऊपर मंच पर तमाम लोगों की तालियों और हर्षोल्लास के बीच आरुषि स्तब्ध खड़ी थी। उसके पीछे हल्की हवा चल रही थी जो उसके खुले बालों को बार बार उसके चेहरे पर बिखेर देती। उसकी आंखें ऊपर आकाश में टिकी थीं, जहां अब दर्जनों नहीं सैकड़ों ड्रोन आकाश में लहरें बनाते, आकृतियां उकेरते और नीले सुनहरे रंगों में प्रेम का प्रतीक बनते जा रहे थे। राघव ने, जो ठीक उसके सामने खड़ा था, एक कदम और आगे बढ़ाया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक नर्म सी चमक थी। वो वही था जिसने कभी भावनाओं को शब्दों से नहीं लेकिन कर्मों से जताया था। और आज वो आकाश को भी अपना माध्यम बना बैठा था। और तभी आकाश में एक और ड्रोन उड़ता हुआ आया। उस पर लगे लाइट्स ने चमकते हुए शब्द उकेरे। विल यू मैरी मी? क्या जवाब देगी आरुषि? क्या वो हाँ करेगी या फिर ना करेगी? तो कैसा लगा आज का पार्ट गाइस? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।